एपिसोड 261 कहानी अब तक। डॉक्टर की बात सुनकर मिस्टर माथुर की आंखों में खुशी और हैरानी के मिले जुले आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आप सच कह रहे हैं, कब तक होश आ जाएगा मेरी बेटी को? तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। हाँ, पर जल्दी है इन्हें होश आ जाएगा। अभी मैं चलता हूँ, जैसे ही ये कुछ रिएक्ट करे आप मुझे प्लीज फोन करके बुला लीजिएगा। मिस्टर माथुर ने अपने सर्वेंट से कहा, डॉक्टर को बाहर तक छोड़ कर आओ। डॉक्टर सर्वेंट के साथ रूम से बाहर निकल गए। नर्स भी डॉक्टर के साथ साथ बाहर चली गई। ये नर्स परमानेंट तानिया के साथ ही रहती थी और उसकी देखभाल करती थी। मिस्टर माथुर तानिया के बैग के बगल वाली चेयर पर बैठ गए और तानिया का हाथ अपने हाथ में थाम कर दूसरे हाथ से उसके बालों को सहलाते हुए बोले, सुना तुमने तानिया, तुम अब जल्दी ही होश में आने वाली हो। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम पहले की तरह मेरे साथ रहोगी। अब आगे यूएस। एक बड़े से मेंशन के लग्जरियस रूम के अंदर एक लड़की मास्टर बेड पर एक शॉर्ट रेड कलर की नाइटी पहने हुए लेटी हुई थी। उस लड़की के मुंह से करहाने की आवाज आ रही थी। उसे देखकर ही लग रहा था जैसे वो नशे में हो। तभी इस रूम के वॉशरूम का डोर ओपन हुआ और एक शख्स जिसने अपनी कमर पर ब्लैक कलर का टॉवल लपेटा हुए था और उसके बाल भीगे हुए थे, वो आकर बेड के बगल में ही खड़ा हो गया और बिना किसी भाव के उस लड़की को देखने लगा। उस शख्स की पर्सनैलिटी काफी अच्छी थी और देखने में वो काफी हैंडसम भी लग रहा था। उस शख्स ने ऊपर से नीचे तक उस लड़की को लस्त भरी नजरों से देखते हुए कहा, मुझे मना करने का गुनाह किया था ना तुमने, तो अब भुगतो उसकी सजा। ये कहने के साथ ही वो शख्स उस लड़की के ऊपर झुका। उस लड़की ने बड़ी ही मुश्किल से अपनी आंखें खोली और जैसे ही उसकी नज़र उस शख्स के चेहरे पर गई, वो अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। क्यों मेरी जिंदगी खराब करना चाहते हो? प्लीज मिस्टर राठौर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए मिस्टर राठौर। जी हाँ, ये शख्स था अद्विक राठौर, एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून। इसका ज्यादातर बिजनेस असमें ही इस्टेब्लिश्ड था और असमें इसी के नाम का डंका बजता था। बड़ी बड़ी कंपनियां अद्विक के साथ काम करने के लिए मरती थी और पूरी कोशिश करती थी किसी तरह से अद्विक के साथ उसका नाम जुड़ जाए, पर अद्विक एक घमंडी और बेदर्द इंसान था। उसके लिए अपने बिजनेस से ऊपर कुछ भी नहीं था। इंसान की फीलिंग तो बहुत दूर की बात है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी खूबसूरत लड़कियां। अगर वो राजी राजी उसके बेड तक आ जाए तो ठीक, लेकिन अगर किसी लड़की ने उसे मना कर दिया तो उनके साथ जबरदस्ती करने से भी पीछे नहीं हटता था। और बेड पर जो लड़की लेटी हुई थी वो थी आद्या। आद्या को अद्विक ने एक क्लब में देखा हुआ था। आद्या एक 20 साल की लड़की थी जो अपनी पढ़ाई के सिलसिले में यूएस आई हुई थी। वो अपने दोस्तों के साथ क्लब गई थी और वहीं अद्विक की नज़र आद्या पर पड़ी तो उसके अंदर आद्या को पा लेने की हसरत जाग उठी। उसने आद्या को इस बात के लिए ऑफर भी दिया कि अगर आद्या उसके साथ वन नाइट स्टैंड करती है तो वो इसके बदले उसे ढेर सारी रकम भी देगा। पर आद्या ने गुस्से में सबके सामने ही अद्विक को काफी कुछ सुनाया और वहां से चली गई। ये बात अद्विक को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो आद्या को अपने बिस्तर तक लाकर रहेगा और उसका घमंड भी तोड़ेगा। और इसी का नतीजा था कि आज आद्या नशे की हालत में अद्विक के बेड पर थी। अद्विक ने आद्या के चेहरे पर अपनी उंगली फेरते हुए कहा, नहीं बेबी, अब तो तुम इस बेड से तभी उतरोगी जब मैं चाहूंगा, क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हारी इस खूबसूरत बॉडी को मैं अपने हाथों से मसलना चाहता हूँ। तुम्हारे घमंड को अपने नीचे रोंदना चाहता हूँ ताकि तुम जिंदगी भर याद रखो कि अद्विक राठौर की बात ना मानने का क्या नतीजा होता है। ये कहकर अद्विक ने अपना टॉवल उतार कर साइड में फेंका और झटके से आद्या के कपड़े को फाड़ दिया। आद्या वाकई में बहुत खूबसूरत थी और काफी नाजुक भी। आद्या की इतनी खूबसूरत बॉडी देखकर अद्विक तो जैसे पागल ही हो गया था। उसके अंदर आद्या को पाने की डिजायर और भी ज्यादा बढ़ गई। वो तो जैसे आद्या पर टूट पड़ा था और कुछ ही देर में आद्या की दर्द भरी चीखें उस पूरे रूम में गूंज रही थी, क्योंकि अद्विक उसके साथ काफी ज्यादा हार्ड बिहेव कर रहा था। आद्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो रोते हुए अद्विक के सामने गिड़गिड़ा रही थी, पर अद्विक को उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं आया। कई घंटे के बाद जाकर ये तूफान थमा। जब अद्विक ने अपने दिल की सारी हसरतें पूरी की तो वो झटके से आद्या के ऊपर से उठ गया। वहीं आद्या बेजान सी बेड पर पड़ी हुई थी। अद्विक ने एक नज़र बेडशीट की तरफ देखा जो पूरी तरह से ब्लड से रंग चुकी थी। ये देखकर अद्विक के फेस पर एक जीत वाली स्माइल आई और वो खुद को क्लीन करने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर बाद उसने अपने कपड़े चेंज किए और एक नज़र आद्या की तरफ देखा जो अभी भी वैसे ही न्यूड हालत में बेड पर पड़ी हुई थी। आद्या के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद को बेडशीट से कवर कर ले। आद्या की नाजुक सी बॉडी पर अद्विक की हुई बेरहमी के निशान साफ नजर आ रहे थे। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर अद्विक की तरफ देखा
तो अद्विक ने हल्का सा उसकी तरफ झुकते हुए कहा, वाकई में तुम बहुत कमाल की हो, पर वो क्या है ना, मैं एक बार किसी को मुंह लगा लेता हूँ तो दोबारा उसकी तरफ देखता भी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी बात अलग है, तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन एक मिस्ट्रेस की हैसियत से। ये सुनते ही आद्या ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए यूएस आई थी। उसे नहीं पता था कि अद्विक जैसा शैतान उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। अद्विक ने फिर सीधे खड़े होकर अपने ब्लेजर को ठीक किया और साइड टेबल की ड्रॉवर से एक चेक निकाला और आद्या की तरफ फेंकते हुए कहा, ये लो तुम्हारी आज रात की कीमत। मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए काफ़ी होगी, और हाँ, मेरे वापस लौटने से पहले यहाँ से निकल जाना, वरना फिर से तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम मुझे दोबारा मिली तो यकीन मानो जाने नहीं दूंगा। तब सारी जिंदगी इस दर्द को बर्दाश्त करने के लिए रेडी रहना। ये कहकर अद्विक रूम से बाहर निकल गया। वही आद्या ने एक बार फिर से अपनी आंखें खोली और बंद डोर की तरफ देखा। उसकी आंखें इस वक्त बहुत लाल हो रही थी, जो ज्यादा रोने की वजह से हो गई थी। उन आंखों में मजबूरी, दर्द, तकलीफ समाई हुई थी। इंडिया। अंश इस वक्त अपने केबिन में बैठा हुआ विराज से किसी बात के बारे में डिस्कस कर रहा था। तभी शिवांश ने अंदर आते हुए कहा, अंश, तुमने एआर एम्पायर की तरफ से आए ऑफर के बारे में सोचा क्या है? ये कहकर शिवांश वही रखे सोफे पर बैठ गया। विराज ने शिवांश की तरफ देखते हुए कहा, एम्पायर की तरफ से तुम्हें ऑफर आया है किसी प्रोजेक्ट के लिए? अंश ने विराज को देखते हुए कहा, हाँ, उसका ओनर इंडिया में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहता है, बस उसी सिलसिले में। वैसे तुमने क्यों पूछ रही हो, क्या तुम उसे जानते हो? विराज ने कहा, बहुत अच्छे से जानता हूँ, अगर मैं उसे नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा। ये कहकर विराज के चेहरे पर एक अनजाना सा भाव आकर गुजर गया, तो शिवांश ने पूछा, क्या हुआ विराज, क्या कुछ गलत है? विराज ने जल्दी ही नॉर्मल तरीके से कहा, नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे कब है मीटिंग? एपिसोड 262। कहानी अब तक। अंश इस वक्त अपने केबिन में बैठा हुआ विराज से किसी बात के बारे में डिस्कस कर रहा था। तभी शिवांश ने अंदर आते हुए कहा, अंश, तुमने एआर एम्पायर की तरफ से आए ऑफर के बारे में सोचा क्या है? ये कहकर शिवांश वही रखे सोफे पर बैठ गया। विराज ने शिवांश की तरफ देखते हुए कहा, एम्पायर की तरफ से तुम्हें ऑफर आया है किसी प्रोजेक्ट के लिए? अंश ने विराज को देखते हुए कहा, हाँ, उसका ओनर इंडिया में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहता है, बस उसी सिलसिले में। वैसे तुमने क्यों पूछ रही हो, क्या तुम उसे जानते हो? विराज ने कहा, बहुत अच्छे से जानता हूँ, अगर मैं उसे नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा। ये कहकर विराज के चेहरे पर एक अनजाना सा भाव आकर गुजर गया, तो शिवांश ने पूछा, क्या हुआ विराज, क्या कुछ गलत है? विराज ने जल्दी ही नॉर्मल तरीके से कहा, नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे कब है मीटिंग? अब आगे। शिवांश ने कहा, 2 दिन बाद अद्विक राठौर इंडिया आ रहा है, बस उसी दिन मीटिंग है। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे एक मीटिंग के लिए एक होटल जाना है। अंश ने अपना सिर हाँ में हिलाया, तो शिवांश वहां से बाहर निकल गया। विराज ने भी खड़े होते हुए कहा, मुझे भी जाना चाहिए, मुझे जरूरी काम याद आ गया है। अंश ने भी खड़े होते हुए कहा, चलो, मैं भी चलता हूँ, वैसे भी अब कोई मीटिंग तो है नहीं, सोचा थोड़ा और कोई काम निपटा लूँ। विराज ने कहा, काम निपटा लूँ या किसी को निपटाने जा रहे हो, सच सच बताओ। अंश ने हंसते हुए कहा, हाँ, है कोई जो अपनी औकात भूल रहा है, बस उसे उसकी औकात याद दिलाने जा रहा हूँ। ये कहकर अंश वहां से बाहर निकल गया। विराज ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, पता नहीं अब किसके दिन पूरे हो गए हैं। तभी विराज का फोन रिंग करने लगा। विराज ने अपने फोन में देखा तो ये रिया का नंबर था। विराज ने फोन कान पर लगाते हुए कहा, बोलो बेबी, क्या हुआ, इस वक्त कॉल कर रही हो? तो सामने से रिया ने कहा, अभी क्या, मैं तो तुम्हें कभी भी कॉल कर सकती हूँ, तुम मेरे पति हो, क्या तुम्हें कॉल करने के लिए मुझे टाइम देखना पड़ेगा? विराज बात करते हुए ही केबिन से बाहर आया और बोला, नहीं यार, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, बस वो इस वक्त तुम कॉल करती नहीं हो ना, तो इसलिए पूछा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? रिया ने कहा, हाँ बाबा, बिल्कुल ठीक है, पर मुझे ना कुछ करने का मन कर रहा है। विराज लिफ्ट के अंदर घुसा और शरारती स्माइल के साथ बोला, क्या करने का मन कर रहा है, बोलो तो अभी आ जाओ। रिया ने चिढ़ते हुए कहा, तुम बस वही सब मत सोचा करो, मेरे कहने का मतलब है मुझे कहीं बाहर जाना है, जैसे समुद्र के किनारे। हाँ, मुझे एक रेस्टोरेंट याद आया जहाँ पर अक्सर निखिल और मैं और शिवी तीनों ही जाया करते थे, क्यों ना आज हम दोनों वहीं चले, मुझे वो रेस्टोरेंट का खाना बहुत पसंद है। विराज ने कहा, पर मुझे किसी जरूरी काम से। तभी रिया ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, कोई जरूरी काम नहीं,
और मुझसे ज़्यादा जरूरी काम तो कोई होगा भी नहीं। चुपचाप आधे घंटे में घर वापस लौट आओ, मैं तब तक रेडी हो जाती हूँ, और अगर नहीं आई ना विराज सिंघानिया तो तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। ये कहकर रिया ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। विराज ने हैरानी से अपने फ़ोन की तरफ देखा और अपनी आई रोल करते हुए कहा, ये तो दिन ब दिन बड़ी खतरनाक होती जा रही है, पर इसे कुछ कह भी तो नहीं सकता ना, जान है आखिर मेरी। वैसे प्यार अच्छे अच्छों को बदल देता है। जो विराज सिंघानिया काफ़ी रुड था और वो अपने सामने न आदमी देखता था न औरत, सभी के साथ गुस्से से बड़ी बेरहमी से पेश आता था। आज वो रिया के प्यार में उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों का ख्याल रखने लगा था। कुछ ही देर में लिफ्ट का डोर ओपन हुआ और विराज लिफ्ट से बाहर निकल गया। शाम के 8 बजे बज चुके थे। अंश की गाड़ी एक क्लब के बाहर आकर रुकी। ये ओपन क्लब था। अंश अपनी गाड़ी से बाहर आया और क्लब के अंदर अपने कदम बढ़ा दिए। अंश ने ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। उसकी शर्ट के ऊपर के बटन ओपन थे। उसने अपना ब्लेजर उतार कर गाड़ी में ही रख दिया था। जब वो क्लब के अंदर आया तो अपनी स्लीव फोल्ड करते हुए अपनी सरसरी निगाह से किसी को ढूंढने लगा, लेकिन तभी उस फ्लोर पर एक शख्स किसी लड़की के साथ डांस करता हुआ नजर आया। उसे देखकर अंश के फेस पर एक डेविल स्माइल आई और उसने अपने कदम उस शख्स की तरफ बढ़ा दिए। उस शख्स को पता ही नहीं था कि अंश नाम का खतरा उसी की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। वो तो शराब से मदहोश होकर उस लड़की के कमर में हाथ डाले अजीब तरीके से डांस कर रहा था। देखने से ही लग रहा था वो शख्स कोई गुंडा है। अंश ने जाकर पीछे से उसकी गर्दन दबोची और उसका चेहरा अपने सामने करते हुए कहा, ले आ गया तेरे सामने, अब बोल क्या बकवास कर रहा था। वो शख्स वैसे तो नशे में धुत था, लेकिन जैसे ही उसने अंश को अपने सामने देखा, एकदम से उसका नशा जैसे हवा में ही छू हो गया। उसने पहले तो अपनी आंखें रब की और गौर से देखा कि वाकई में क्या अंश उसके सामने खड़ा है। जब उसे यकीन हो गया कि वाकई में अंश नाम का शैतान उसके सामने ही प्रकट हो गया है, तो उसने हकलाते हुए कहा, मैंने क्या कहा था? मैंने तो कुछ नहीं कहा था। तो अंश ने अजीब सी स्माइल के साथ कहा, क्यों मुझे सामने देखकर अपनी कही हुई बातें भी भूल गया? चल मैं तुझे याद दिलाता हूँ। अंश ने उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ा और उसे लगभग घसीटते हुए वहां से ले ही जा रहा था, तभी 7-8 लोग और उसके सामने आकर खड़े हो गए। उसमें से एक आदमी जो बहुत ही काला कलूटा और बहुत लंबा चौड़ा था, उसने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, कहाँ ले जा रहे हो हमारे दोस्त को? अंश ने उसे वार्निंग देने वाले लुक के साथ कहा, आगे से हट जाओ वरना पूछने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। तो उस शख्स ने कहा, तुम जानते हो ना तुम किसे धमकी दे रहे हो? हम राका के आदमी हैं। पूरे शहर में हमारे सामने किसी की जुबान नहीं खुलती है। अंश ने एक नज़र उस आदमी की तरफ देखा जो अभी भी उसके चंगुल में था, जो अभी भी थर थर काँप रहा था और बार बार उस काले आदमी को चुप रहने का इशारा कर रहा था। अंश ने एक फेक स्माइल के साथ कहा, लगता है तुम्हारे दोस्त को बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। उसने उस आदमी को दूर धकेला और उसके दोस्त के सामने आकर खड़े होते हुए बोला, पर तू जानता है कि मैं कौन हूँ? तो उस आदमी ने कहा, नहीं जानता, कौन है तू? तो अंश ने मन ही मन कहा, लगता है पहले इसे ही डोज देनी होगी, फिर उसके बाद ही अपनी असलियत बताऊंगा। ये कहने के साथ ही अंश ने एक जोर का मुक्का उस आदमी के मुंह पर जड़ दिया। अंश का ऐसा करना था कि वो सभी आदमी एकदम से अंश के ऊपर टूट पड़े, पर एक अकेला अंश 10 लोगों पर भारी था। वो बहुत बुरी तरह से उन लोगों को धो रहा था। उस क्लब का माहौल जो कुछ वक्त पहले तक बहुत ही ज्यादा रंगीन था, अब वहां पर लोग डरे सहमे से कोने में खड़े हुए थे। वहां मौजूद कुछ लोग तो अंश को अच्छे से जानते थे और वो ये भी जानते थे कि अगर अंश ने किसी से फाइट की है तो वह अच्छी तरीके से उनके हाथ पैर तोड़कर ही मानेगा। लेकिन वहां मौजूद लड़कियां तो अंश की पर्सनैलिटी पर ही फिदा हो गई थी और अंश की फाइटिंग स्किल देखकर तो पूरी तरह से फ्लैट ही हो गई थी। वो अपने फ़ोन में वीडियो बनाने लगी ताकि उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड कर सके। कुछ देर में वो सारे आदमी फ्लोर पर पड़े हुए करहा रहे थे। किसी का हाथ टूटा था तो किसी का पैर और किसी की तो गर्दन ही तोड़ दी थी। तभी वहां पर बाउंसर आए। हालांकि बाउंसर को पता था कि अगर वो अंश की फाइटिंग के बीच में गए तो अंश कहीं उन्हें ही सजा ना दे दे, क्योंकि वो लोग अंश को बहुत अच्छे से जानते थे और उनकी हिम्मत नहीं थी अंश को रोकने की। दरअसल वो तो अभी इस वक्त इसलिए आए थे ताकि उन लोगों को उठाकर वहां से ले जा सके। अंश ने एक बार फिर उस आदमी की तरफ देखा जिसकी टांगें बहुत बुरी तरह से कांप रही थी। वो अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, माफ कर दो, मैंने जानबूझकर तुम्हें धमकी नहीं दी थी। दरअसल वो राका ने मुझे धमकी दिलवाई थी, वरना मेरी क्या औकात कि मैं आपको धमकी दूं। प्लीज मुझे माफ कर दो। ये कहकर वो आदमी घुटनों के बल अंश के सामने बैठ गया और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा।
अंश ने अपने चेहरे पर आए पसीने को पोंछते हुए कहा, तो जाकर बोल दो उस राका को सीधा आकर मुझसे बात करें। इन कुत्तों को ना भेजे मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए। ये कहकर अंश बाहर निकल गया। वो आदमी अपना सलाइवा गटकते हुए बोला, बच गया तू, उस राका कमीने की बात मानने से अच्छा था इस शहर को ही छोड़ देता। कहाँ इस शैतान से पंगा ले लिया तूने। एपिसोड 263। कहानी अब तक। दरअसल वो तो अभी इस वक्त इसलिए आए थे ताकि उन लोगों को उठाकर वहां से ले जा सके। अंश ने एक बार फिर उस आदमी की तरफ देखा जिसकी टांगें बहुत बुरी तरह से कांप रही थी। वो अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, माफ कर दो, मैंने जानबूझकर तुम्हें धमकी नहीं दी थी। दरअसल वो राका ने मुझे धमकी दिलवाई थी, वरना मेरी क्या औकात कि मैं आपको धमकी दूं। प्लीज मुझे माफ कर दो। ये कहकर वो आदमी घुटनों के बल अंश के सामने बैठ गया और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। अंश ने अपने चेहरे पर आए पसीने को पोंछते हुए कहा, तो जाकर बोल दो उस राका को सीधा आकर मुझसे बात करें। इन कुत्तों को ना भेजे मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए। ये कहकर अंश बाहर निकल गया। वो आदमी अपना सलाइवा गटकते हुए बोला, बच गया तू, उस राका कमीने की बात मानने से अच्छा था इस शहर को ही छोड़ देता। कहाँ इस शैतान से पंगा ले लिया तूने। अब आगे। खुराना मेंशन। अयांश सो चुका था। हीर बेड पर बैठे हुए अपना फोन चला रही थी। अंश अभी तक घर नहीं लौटा था, इसलिए वो उसके घर लौटने का इंतजार कर रही थी। वो सोशल मीडिया पर टाइम पास कर रही थी, तभी उसकी नज़र के सामने एक वीडियो आई। ये वही वीडियो थी जब अंश उन गुंडों को बुरी तरह से मार रहा था, तो वहां मौजूद लड़कियों ने उसकी वीडियो बना ली थी और बिना देरी किए सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दी थी। उसे वीडियो को देखकर हीर की आंखें एकदम से हैरानी से बड़ी हो गई। ये क्या कर रही है, मतलब इतना वक्त इन फालतू की बातों में लग रही है और मैं यहाँ का इंतजार कर रही हूँ। आने दो, आज तो उनकी अच्छी सी क्लास लूंगी। रात के करीब 12:30 बजे अंश वापस लौटा। इस वक्त उसे देखकर लग रहा था कि उसने कॉफी ड्रिंक की हुई है। वो अपना ब्लेजर अपनी एक हाथ पर टांगे हुए रूम के अंदर आया। तभी उसकी नज़र हीर पर गई, जो हेडरेस्ट से टिक लगाए हुए ही शायद सो चुकी थी। हीर को सोते देखकर अंश के फेस पर स्माइल आई। वो हीर की तरफ बढ़ गया और उसने हीर की गालों को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए कहा, कितना मना किया है मेरा इंतजार मत किया करो, पर माय बेबी तुम मानती ही नहीं हो। अंश के उंगलियों का स्पर्श महसूस कर हीर ने धीरे से अपनी आंखें खोली और जैसे उसकी नज़र अंश पर गई, वो खड़े होते हुए बोली, अंश इतनी देर से आए हैं आप। अंश ने ब्लेजर को सोफे पर फेंकते हुए कहा, हाँ आने में थोड़ी देर हो गई, वो क्या है ना जरूरी काम आ गया था इसीलिए। हीर ने कहा, कौन सा जरूरी काम अंश। तभी हीर की नज़र अंश के हाथ पर गई जहां पर हल्का सा खरोच आई हुई थी। हीर ने अंश का हाथ थामते हुए कहा, ये क्या है और तुम्हें चोट कैसे लगी। अंश ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, अरे यार खरोच है और इसे तुम चोट कह रही हो, ये सब तो होता रहता है ना। ये कहकर जैसे ही अंश चेंज करने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा, हीर ने उसकी बाह पकड़कर रोकते हुए कहा, सच सच बताओ आज कहाँ गए थे। देखो मुझसे झूठ मत बोलना। अंश ने कहा, मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, और तुम क्या बार बार ये सीआईडी की तरह मुझसे सवाल जवाब किए जा रही हो। हीर ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारे कारनामे सोशल मीडिया पर फैले हुए हैं। अंश ने कंफ्यूजन से पूछा, मेरे कारनामे और सोशल मीडिया पर। हीर ने टेबल पर रखा हुआ अपना फोन उठाया और वो वीडियो अंश सामने करते हुए कहा, ये देखो। अंश ने हीर का फोन पकड़कर उस वीडियो को देखा तो हंसते हुए बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहा, वाह वैसे मैंने काफी अच्छे से धोया ना उन लोगों को। हीर ने हैरानी से कहा, इसमें हंसने वाली क्या बात है, और बोल तो ऐसे रहे हो जैसे बड़ा ही प्राउड वाला काम करके आए हो। अंश ने फोन को बेड पर फेंका और हीर की कमर थाम कर उसे अपने करीब करते हुए कहा, बेबी तुम मुझे शुरू से जानती हो ना कि मैं ऐसा ही हूँ। अब वो क्या है ना, इन लोगों ने मुझे धमकी दी थी कि ये मुझे देख लेंगे और अगर हिम्मत है तो हमसे आकर भिड़े, तो बस मैंने भी उनकी इच्छा पूरी कर दी। अब इसमें मेरी क्या गलती। तुम्हें पता है मैं बेवजह किसी के हाथ पैर नहीं तोड़ता हूँ। हीर ने कहा, अच्छा ऐसा है क्या, मुझे पता नहीं है तुम शुरू से कैसे हो। मुझे तुम्हारी फिक्र होती है ना, देखो तो सही कितने सारे लोग हैं, अगर उनके पास कोई हथियार होता तो, और तुम्हें कुछ हो जाता तो। हीर ने परेशान होते हुए कहा। तो अंश ने मुस्कुराते हुए हीर के गालों को पिंच करते हुए कहा, तुम हथियारों की बात कर रही हो, ऐसे खिलौने से मैं रोज खेलता हूँ। वो क्या है ना कि तुमने कभी ऐसी दुनिया देखी नहीं, इसलिए तुम डरती हो, पर तुम शायद अभी तक अपने पति को पहचान नहीं पाए हो। खतरों से खेलना मेरी मजबूरी नहीं, मेरा शौक है। आप ज्यादा ना सोचो। फिर हीर के चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो
और किसी चीज के बारे में नहीं। हीर को अंश के मुंह से शराब की तेज गामक आए तो उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, कितनी ज्यादा ड्रिंक की है तुमने, मुझे स्मेल आ रही है। फिर उसे वॉशरूम की तरफ धकेलते हुए कहा, जाओ जल्दी से जाकर चेंज करो। अंश भी जाकर वॉशरूम में घुस गया। दरवाजा बंद करने से पहले कहा, हीर सोना मत, वरना अपने तरीके से जगाऊंगा। और वॉशरूम का डोर बंद कर दिया। हीर ने कहा, क्या करूं मैं अपने पति का, मेरी कोई बात समझते ही नहीं। एक छोटा सा घर जहां पर एक औरत परेशान सी किसी से कॉल पर बात कर रही थी। ये तुम क्या कह रही हो? तुम वापस आ रही हो पर तुम्हारा सपना था नास में जाकर पढ़ाई करने का। तुम ऐसे कैसे अपने सपनों को अधूरा छोड़कर वापस आ रही हो आद्या? ये आद्या की माँ थी। सामने से आद्या ने कहा, माँ मैंने फैसला ले लिया है, मैं वहीं रहूंगी आपके पास, मुझे यहाँ नहीं रहना। आप मुझसे और कोई सवाल मत पूछिए प्लीज। ये कहकर आद्या ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। आद्या की माँ सुनीता देवी जी ने हैरानी से अपने फोन की तरफ देखते हुए कहा, इसको क्या गया है? कुछ दिनों पहले तक ये कितना खुश थी यूएस आने के लिए और कितनी मेहनत की थी इसने, और अचानक ही सब छोड़कर वापस आ रही है। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आद्या बेड पर अपने सिर पकड़े हुए बैठी हुई थी। उसकी एक दोस्त स्नेहा जोशी के साथ कॉलेज में पढ़ती थी और उसकी रूममेट भी थी। उसने आद्या को पानी का गिलास पकड़ते हुए कहा, आद्या एक बार फिर सोच लो, तुम वो सब भूलने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? आद्या ने नज़र उठाकर स्नेहा की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है मेरे लिए वो सब भूलना इतना आसान है, पर बस मैं ऊपर वाले से प्रे करती हूँ कि मुझे कभी उस कमीने की शक्ल ना देखनी पड़े। नफरत करती हूँ मैं उससे, बेइंतहा नफरत। स्नेहा ने गहरी सांस लिए और फिर आद्या के सामने बैठते हुए कहा, लो पानी पियो और खुद को थोड़ा शांत करो। आद्या ने पानी का गिलास अपने स्नेहा के हाथ सहलाया और उसे एक ही सांस में खाली कर साइड टेबल पर रख दिया। पिछले 2 दिन से आद्या रोए जा रही थी। वो कॉलेज भी नहीं गई थी। रह रहकर उसे वही रात याद आ रही थी जब उसका सब कुछ बर्बाद हो गया था। आद्या ने रोते हुए कहा, कोई इतना कैसे गिर सकता है स्नेहा? स्नेहा ने कहा, आद्या ये दुनिया ऐसे ही है, यहाँ सभी लोग अच्छे नहीं होते हैं। कुछ लोग बदकिस्मती से हमसे टकराते हैं और हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देते हैं। बस ये मान लो कि वो इंसान उन्हीं में से था। आद्या ने कहा, इंसान नहीं हवन कहो, देखा नहीं मेरी क्या हालत कर दी थी उसने। ये कहकर आद्या की आंखों में नफरत उतर आई। स्नेहा ने कहा, चलो मैं तुम्हारी पैकिंग करवा देती हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें वापस अपने पेरेंट्स के पास जाकर रहना चाहिए, शायद तब तुम्हारा मूड ठीक हो। तभी आद्या ने कुछ सोचते हुए कहा, स्नेहा मेरी माँ को ये सब पता नहीं चलना चाहिए। वो पहले ही मुझे यूएस नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन अगर उन्हें ये सब पता चला तो? स्नेहा ने कहा, आद्या उनको बताएगा कौन? तुम चिंता मत करो, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। तुम वहां जाकर फिर से अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से शुरू कर सकती हो। तुम सही कह रहे हो, मुझे इस हादसे को भूलना ही होगा, वरना मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। आद्या की बात सुनकर स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये हुई ना बात। अब तुम सो जाओ, पिछले 2 दिन से तुम बहुत परेशान हो, कल तुम्हें इंडिया के लिए वापस भी तो निकालना है ना। आद्या बहुत ज्यादा थक चुकी थी, क्योंकि 2 दिन से वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस थी, इसलिए वो भी अब बेड पर लेट गई। स्नेहा ने उसे ब्लैंकेट से कवर किया और उसके साइड के टेबल लैंप को ऑफ कर दिया। काफी वक्त तो आद्या को नींद ही नहीं आई, क्योंकि जब भी वो आंखें बंद करती थी उसे वही हादसा याद आता था, लेकिन आखिरकार काफी मशक्कत के बाद वो सो ही गई। वहीं दूसरी तरफ एक एयरपोर्ट पर प्राइवेट जेट लैंड हुआ। जेट का डोर ओपन हुआ और इसी के साथ अद्वैत राठौर जेट से बाहर आया और स्टेज उतरने लगा। इस वक्त अद्वैत राठौर ने 3-piece सूट पहना हुआ था। उसके पीछे ही उसका असिस्टेंट और बाकी के बॉडीगार्ड्स भी नीचे उतर आए। सामने ही 3-4 गाड़ियां खड़ी हुई थी। अद्वैत राठौर एक गाड़ी के पास आया तो उस गाड़ी के बाहर खड़े आदमी ने अद्वैत को ग्रीट करते हुए कहा, वेलकम सर। अद्वैत ने हाँ में सर हिलाया तो उस आदमी ने पिछली साइड का डोर ओपन किया। अद्वैत जाकर गाड़ी की पिछली साइड बैठ गया तो उस आदमी ने डोर बंद किया और आकर फ्रंट सीट पर बैठ गया और ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने का ऑर्डर दिया। इसी के साथ वो गाड़ी का काफिला वहां से निकल गया। अद्वैत बैक सीट पर अपना सर टिकाए हुए आंखें बंद कर बैठा हुआ था। उसने ऐसे ही आगे बैठे हुए अपनी असिस्टेंट से पूछा, पता लगा उसके बारे में कुछ? उसके असिस्टेंट ने पीछे मुड़कर अद्वैत की तरफ देखा और कहा, जी सर, मैंने पता लगा लिया है। फिर एक टैबलेट अद्वैत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसमें उनकी सारी इन्फॉर्मेशन है। अद्वैत ने अपने टैबलेट की तरफ देखा और टैबलेट को अपने हाथ में लेकर उसमें कुछ स्क्रॉल करने लगा। उसकी आंखों के सामने आद्या की तस्वीर थी
और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कि वो यूएस के किस कॉलेज में पढ़ती थी, कहाँ रहती थी, वह सब था। उसके असिस्टेंट ने अपना गला साफ करते हुए पूछा, सर आप उनके बारे में इतना कुछ क्यों जानना चाहते हैं? मेरा मतलब है कि आज तक आपने कभी किसी लड़की की इन्फॉर्मेशन मुझसे नहीं निकलवाई। अद्विक ने नज़र उठाकर अपने असिस्टेंट की तरफ देखा और टैबलेट को साइड में रखते हुए कहा, तुमसे जितना कहा जाए सिर्फ उतना ही किया करो, उससे ज़्यादा सोचने की परमिशन मैंने तुम्हें नहीं दी है। इतना कहकर अद्विक ने वापस अपनी आंखें बंद किया और सीट पर अपना सर टिका लिया। दूसरा दिन, खुराना अंपायर मीटिंग रूम में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे थे। अभी तक अंश और अद्विक राठौर मीटिंग रूम में नहीं आए थे। विराज और शिवांश कुछ देर पहले ही वहां आए थे। विराज ने एक नज़र पूरे मीटिंग रूम की तरफ देखते हुए पूछा, अंश अभी तक क्यों नहीं आया है? शिवांश कुछ कहने वाला था कि मीटिंग रूम का डोर एक बार फिर से ओपन हुआ और उसकी नज़रें अद्विक राठौर पर जाकर ठहर गई। अद्विक राठौर पूरे एटीट्यूड के साथ मीटिंग रूम के अंदर एंटर हुआ। उसके पीछे उसका असिस्टेंट भी अंदर आ गया। तभी अंश का असिस्टेंट जो पहले से ही वहां मौजूद था, उसने अद्विक राठौर को ग्रीट करते हुए कहा, वेलकम सर, प्लीज आप बैठिए। अद्विक राठौर ने एक नज़र पूरे मीटिंग रूम की तरफ डाली और एक चेयर पर बैठ गया। वही विराज पर जब अद्विक की नजरें गई तो उसके फेस पर एक मिस्टीरियस वाली स्माइल आई, जिसे देखकर विराज ने भी जैसे आंखों से ही उसे कोई वार्निंग दी। अद्विक ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहा, मुझे लगा नहीं था कि तुम भी यहाँ मौजूद होंगे। विराज ने कहा, क्यों, मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तो अद्विक ने कहा, तुम्हारे और अंश के बीच की दूरियों की अफवाहें मैंने भी बहुत सुनी है। वैसे इतने सालों की नफरत अचानक ऐसे खत्म हो गई? विराज सिंघानिया। विराज कुछ बोलने ही वाला था, तभी उसने खुद को थोड़ा नॉर्मल करते हुए कहा, तुम्हें ये न्यूज़ काफ़ी लेट पहुंची है शायद। अब देखो हमारे बीच तो सब कुछ पहले सॉर्ट आउट हो गया था। अब तुम्हें इतना लेट अपडेट मिला है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। अद्विक ने कहा, चलो अच्छा है कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। आगे हमें साथ काम करने में कोई परेशानी तो नहीं होगी। तभी शिवांश जो काफ़ी देर से उन दोनों की बात सुन रहा था, उसने अद्विक से कहा, अगर हमारा रिलेशन प्रोफेशनल ही रहा तो बिल्कुल हमें किसी भी काम को करने में दिक्कत नहीं होगी, और मैं तुमसे भी उम्मीद रखता हूं अद्विक राठौर कि तुम भी इस प्रोजेक्ट को प्रोफेशनली हैंडल करोगे, ना कि किसी तरह की पर्सनल बातों को बीच में लेकर आओगे। शिवांश की ये बातें अद्विक राठौर के लिए ही थी, क्योंकि शिवांश इतना तो समझ गया था कि विराज और अद्विक राठौर के बीच में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो विराज उन लोगों को बता नहीं रहा है। तभी अद्विक ने कहा, तुम्हारा भाई अभी तक नहीं आया? मुझे लगा नहीं था इतना बड़ा बिजनेस टाइकून टाइम का इतना भी पंक्चुअल नहीं है कि वक्त पर मीटिंग पर पहुंच पाए। शिवांश ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, उसे आदत है लोगों को अपना इंतजार करवाने की। वो क्या है ना, वो इतना सक्सेसफुल है कि लोगों को उसका इंतजार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस उन्हें तो ये वेट होता है कि कब मेरा भाई आए और उनकी डील फाइनल हो। एपिसोड 264। कहानी अब तक। शिवांश की ये बातें अद्विक राठौर के लिए ही थी, क्योंकि शिवांश इतना तो समझ गया था कि विराज और अद्विक राठौर के बीच में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो विराज उन लोगों को बता नहीं रहा है। तभी अद्विक ने कहा, तुम्हारा भाई अभी तक नहीं आया? मुझे लगा नहीं था इतना बड़ा बिजनेस टाइकून टाइम का इतना भी पंक्चुअल नहीं है कि वक्त पर मीटिंग पर पहुंच पाए। शिवांश ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, उसे आदत है लोगों को अपना इंतजार करवाने की। वो क्या है ना, वो इतना सक्सेसफुल है कि लोगों को उसका इंतजार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस उन्हें तो ये वेट होता है कि कब मेरा भाई आए और उनकी डील फाइनल हो। अब आगे। अद्विक ने कहा, अब ये तो हम साथ में काम करेंगे तभी पता चलेगा ना शिवांश खुराना, तुम्हारा भाई कितना प्रोफेशनल और कितना ज़्यादा टैलेंटेड है। तभी मीटिंग रूम का डोर एक बार फिर से ओपन हुआ और इसी के साथ सभी की नज़रें डोर की तरफ गई। अंश पूरे रौब और एटीट्यूड के साथ मीटिंग रूम के अंदर दाखिल हुआ और उसके आते ही जहां कुछ देर पहले तक खुसर फुसर हो रही थी, वहां एकदम से माहौल शांत हो गया। ये देखकर तो अद्विक भी थोड़ा सा हैरान हुआ, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग अंश की मौजूदगी में कुछ बोलने की हिम्मत ही ना कर पा रहे हो। ये देखकर विराज और शिवांश दोनों ने ही तिरछी स्माइल के साथ अद्विक राठौर को देखा, जैसे कह रहे हो कि अब तुम्हें हमारी बात समझ आ गई होगी। सभी लोगों ने खड़े होकर अंश को एक साथ ग्रीट किया, जबकि अद्विक के आते ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अंश ने अपनी हेड सीट पर बैठते हुए सभी को बैठने का इशारा किया और एक नज़र अद्विक राठौर की तरफ देखा। शिवांश ने अंश की तरफ देखते हुए कहा, इनसे मिलो, ये अद्विक राठौर बड़ी बेचैनी से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। अद्विक राठौर ने एक नज़र शिवांश की तरफ देखा और फिर अंश की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, नीस टू मीट यू मिस्टर।
अंश खुराना। अंश ने भी हैंडशेक करते हुए कहा, उम्मीद करूंगा तुम्हारी खुशी आगे भी बरकरार रहे। क्योंकि अंश अद्विक के चेहरे से ही समझ गया था कि कहीं ना कहीं अद्विक राठौड़ को अंश की ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि अब तक अद्विक ने हमेशा लोगों को अपने सामने झुकते हुए देखा था। आज पहली बार था जब वहां मौजूद लोग अद्विक से ज्यादा अंश खुराना को महत्व दे रहे थे। ये बात अद्विक राठौड़ राठ के ईगो को हट कर रही थी। अंश ने मीटिंग शुरू करने का ऑर्डर दिया। मीटिंग करीब 2 घंटे तक चली। मीटिंग खत्म होने के बाद सभी ने डील फाइनल की और मीटिंग रूम से बाहर निकल गए। अंश विराज और शिवांश के साथ अपने अपने कैबिन की तरफ जा रहा था। तीनों अंश के केबिन में आए। विराज ने जाकर सोफे पर बैठते हुए कहा, तुमने ये डील फाइनल तो कर ली है अंश, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कहूंगा उसे अद्विक से सतर्क रहना। वह जितना जमीन से ऊपर नजर आता है उससे कहीं ज्यादा जमीन के नीचे है। अंश भी सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए बैठ गया और सिगरेट सुलगाकर स्मोक करते हुए बोला, इतनी फिक्र मत करो, उसे एक नज़र में ही देखकर समझ गया था कि वह क्या चीज़ है। मुझे नहीं बल्कि उसे मुझसे सतर्क रहने की जरूरत है। रात का वक्त, माथुर विला। रात के करीब 2 बजे तनिया अपने बेड पर बेहोश लेटी हुई थी। अचानक उसका चेहरा बहुत बेचैन नजर आने लगा। उसकी बेचैनी से मशीन की बीप बीप आवाज भी तेज हो गई थी। तान्या को देखकर लग रहा था जैसे वो किसी बुरे ख्वाब को देख रही है। तभी झटके से उसने अपनी आंखें खोल दी। वह इस वक्त काफी तेज तेज सांस ले रही थी। उसने सर घुमाकर आसपास देखने की कोशिश की कि वह इस वक्त कहाँ है। रूम के अंदर थोड़ा अंधेरा था, हालांकि मध्यम रोशनी थी, जिसमें उसे उस जगह को पहचानते देर नहीं लगी कि वह इस वक्त अपने रूम के अंदर है। कई महीनों कोमा में रहने के बाद उसकी यादें भी थोड़ी धुंधली रही थी, इसलिए वह दिमाग पर जोर देने की कोशिश कर रही थी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसे उठने में भी काफी परेशानी हो रही थी। तभी उसने देखा कि उसके हाथ पर इस वक्त ड्रिप लगी हुई है। उसने घबराहट से उस ड्रिप को खींचकर अपने हाथ से हटा दिया और जैसे तैसे उठने की कोशिश करने लगी। नर्स जो 24 घंटे तान्या की देखभाल के लिए उसके रूम में ही मौजूद रहती थी, वह इस वक्त सोफे पर बैठे बैठे ही सो गई थी। वह काफी थकी हुई थी, इस वजह से वह काफी गहरी नींद में लग रही थी। तान्या ने जैसे तैसे अपने पैरों को बैग के नीचे रखा और जैसे ही खड़े होने की कोशिश की, तभी वह एकदम से फर्श पर ही गिर गई। तान्या के गिरने की आवाज सुनकर नर्स की आंखें खुल गई और जब उसने तान्या को अपने बेड पर न पाकर नीचे फर्श पर देखा, तो वह जल्दी से भागते हुए तान्या के पास आए और उसे उठाने की कोशिश करते हुए बोली, मैम ये क्या कर रही है आप? प्लीज वापस बेड पर चलिए, अभी आप काफी वीक है। तान्या ने उसे खुद से दूर धकेलते हुए कहा, दूर रहो मुझसे, मैं चल क्यों नहीं पा रही हूँ। नर्स ने उसे समझाते हुए बोली, मैम आप इतने दिनों बाद कोमा से वापस आए हैं, इसीलिए अभी आप काफी वीक है। आपका इस तरह से जिद करना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। पर तान्या नर्स की बात सुन ही नहीं रही थी। वह बहुत कोशिश कर रही थी खुद को खड़ा करने की, पर हर बार उसकी कोशिश नाकाम हो रही थी। नर्स ने जल्दी से अपने फोन में किसी का नंबर डायल किया। सामने से कुछ रिंग के बाद ही फोन उठा लिया गया तो नर्स ने घबराते भी कहा, सर पेशेंट को होश आ गया है, प्लीज आप जल्दी उनके रूम में आइए। इतना कहकर उसने फोन डिस्कनेक्ट किया और वापस तानिया को उठाने की कोशिश करने लगी, पर तानिया उसे बार बार खुद दूर तक धकेल रही थी। कुछ ही देर बाद उसके रूम का डोर एकदम से ओपन हुआ। मिस्टर माथुर की नज़र जब तानिया कर गई जो फर्श पर पड़ी पैनिक हो रही थी, तो जल्दी से उसके पास आते हुए कहा, तानिया मेरी बच्ची, तुम्हें होश आ गया। तानिया की नज़र जैसे ही अपने डैड पर गई, वह एकदम रोते हुए बोली, डैड मैं खड़ी नहीं हो पा रही, क्या मैं अपाहिज हो गई हूँ? मिस्टर माथुर जल्दी से तानिया के पास आए और घुटनों के उसके पास बैठकर उन्होंने तानिया का हाथ थामते हुए कहा, तानिया तुम नीचे कैसे गिरी? कभी नर्स ने कहा, सर मैं बार बार इन्हें समझा रही हूँ फिर भी ये खड़े होने की कोशिश कर रही है। ये काफ़ी वक्त से कोमा में थी, इस वजह से इनके पैरों में काफ़ी कमजोरी आ गई है, इसी वजह से यह नीचे गिर गई। मिस्टर माथुर ने तानिया को समझाते हुए कहा, बेटा जिद मत करो, कुछ दिन में तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। फिर मिस्टर माथुर ने नर्स से कहा, तुमने डॉक्टर को फ़ोन किया? नर्स ने कहा, जी हाँ मैंने फ़ोन कर दिया है, वह कुछ ही देर में यहाँ आते ही होंगे। मिस्टर माथुर और नर्स दोनों ने मिलकर तानिया को जैसे तैसे खड़ा किया और वापस बेड पर लिटा दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर तानिया को अच्छे से एग्जामिन कर रहे थे, वही तानिया हेड रेस्ट से टेक लगाए बैठी हुई थी। कुछ देर बाद डॉक्टर ने मिस्टर माथुर से कहा, अब ये पूरी तरह से ठीक है, हाँ इनके पैरों में अभी थोड़ी कमजोरी रहेगी, लेकिन वक्त के साथ वह भी ठीक हो जाएगी, बस कुछ थेरेपी है जो इन्हें लेनी होगी ताकि यह पहले की तरह अच्छे से चल फिर सके। मिस्टर माथुर ने कहा, कितना वक्त लग जाएगा इसमें डॉक्टर?
तो डॉक्टर ने कहा, वैसे तो 1 महीने लगना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर इन्होंने हमारी सारी बातें मानी और हमारी सारी बातों को फॉलो किया तो शायद उससे पहले ही यह चलना फिरना शुरू कर दे। तानिया ने कहा, मुझे जल्द से जल्द ठीक होना है डॉक्टर, आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, बस मुझे पहले की तरह ठीक कर दीजिए। डॉक्टर ने कहा, ठीक है मिस तानिया, कल ही मैं अपना थेरेपिस्ट आपके पास भेज दूंगा और आपको उनकी सारी बातें फॉलो करनी होगी। फिर मिस्टर माथुर को तरफ देखते हुए कहा, ठीक है मिस्टर माथुर, अब मैं चलता हूँ। कहकर डॉक्टर रूम से बाहर निकल गया। मिस्टर माथुर ने नर्स को भी बाहर जाने का इशारा किया, तो नर्स भी चुपचाप रूम से बाहर चली गई और जाते जाते रूम का डोर बंद कर गई। मिस्टर माथुर जाकर तानिया के बेड की बगल वाली चेयर बैठ गई और तानिया के सिर पर हाथ फिरते हुए बोले, मैं तुम्हें ठीक देखकर बहुत खुश हूँ तानिया, तुम्हें नहीं पता मैंने कितना इंतजार किया था कि कब तुम कोमा से बाहर आओगी। तान्या ने पूछा था, कितने महीने बीत गए हैं डैड? तो मिस्टर माथुर ने कहा, काफी महीने बीत चुके हैं तान्या, अब वह सब छोड़ो और अपनी जिंदगी नई सिरे से शुरू करो। देखो मैंने तुम्हें अब तक पूरी दुनिया से छुपा कर रखा है, कोई नहीं जानता कि तुम उस हादसे में बच गई थी, लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। जैसे ही तुम ठीक होती हो मैं तुम्हें अब्रॉड भेज दूंगा ताकि तुम वहाँ खुलकर अपनी जिंदगी जी सको। अपने डैड की बात सुनकर तान्या ने हैरानी के साथ से कहा, आप चाहते हैं कि मैं अपने गुनहगारों को यहाँ सुकून की जिंदगी में जीता हुआ छोड़कर अब्रॉड चली जाऊं? आपको लगता है कि वहाँ पर भी मैं सुकून से रह पाऊंगी, ये जानते हुए भी कि मेरे गुनहगार इस वक्त काफ़ी आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं? मैंने अपनी ज़िंदगी कई महीने इस बेड पर गुजारी है डैड, तो मैं कैसे वह सब भूल जाऊं? मिस्टर माथुर ने उसे समझाते हुए कहा, तान्या मैं तुम्हें एक बार खोकर पाया है, अब दोबारा नहीं खोना चाहता। मैं नहीं चाहता कि वह शिवांश खुद अपने हाथों से तुम्हारी जान ले ले, इसलिए मेरी बात मानो बेटा। तान्या ने कहा, नहीं डैड, जब तक मैं उस शिवी की जिंदगी अपने हाथों से खत्म नहीं कर देती तब तक तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, चाहे इसमें आप मेरा साथ दे या ना दे। तान्या की जिद देखकर मिस्टर माथुर ने भी हार मानते हुए कहा, वह सब बाद में सोचना, पहले तुम खुद को ठीक करने के बारे में सोचो, क्योंकि अभी तुम बहुत कमजोर हो, बाद में किसके साथ क्या करना है हम तसल्ली से सोचेंगे। फिर खड़े होते हुए कहा, अब तुम सो जाओ बेटा, ज्यादा कुछ मत सोचो, डॉक्टर ने तुम्हें दिमाग पर जोर देने से मना किया। एपिसोड 265। कहानी अब तक। मिस्टर माथुर ने उसे समझाते हुए कहा, तान्या मैं तुम्हें एक बार खोकर पाया है, अब दोबारा नहीं खोना चाहता। मैं नहीं चाहता कि वह शिवांश खुद अपने हाथों से तुम्हारी जान ले ले, इसलिए मेरी बात मानो बेटा। तान्या ने कहा, नहीं डैड, जब तक मैं उस शिवी की जिंदगी अपने हाथों से खत्म नहीं कर देती तब तक तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, चाहे इसमें आप मेरा साथ दे या ना दे। तान्या की जिद देखकर मिस्टर माथुर ने भी हार मानते हुए कहा, वह सब बाद में सोचना, पहले तुम खुद को ठीक करने के बारे में सोचो, क्योंकि अभी तुम बहुत कमजोर हो, बाद में किसके साथ क्या करना है हम तसल्ली से सोचेंगे। फिर खड़े होते हुए कहा, अब तुम सो जाओ बेटा, ज्यादा कुछ मत सोचो, डॉक्टर ने तुम्हें दिमाग पर जोर देने से मना किया। अब आगे देखो निखिल, मेरा पीछा करना छोड़ दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जैसे सिम्मी अपनी गाड़ी में बैठने लगी तभी निखिल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, जब तक तुम मुझसे बात नहीं कर लेती मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। सिम्मी ने कहा, यह क्या बच्चों जैसी जिद है, कहा ना जाओ तुमसे कोई बात नहीं करनी है, बल्कि मैं तो सोचती हूँ कि हमें दोस्ती करनी ही नहीं चाहिए थी, जैसा पहले था वैसा ही ठीक था। निखिल ने कहा, जिद तुम कर रही हो, मैं तो तुम्हारे सामने बातें क्लियर करने की कर रहा हूँ और तुम हो कि इस बात को लेकर बैठी हो, चलो अब मेरे साथ, मुझे तुमसे बात करनी है। कहकर निखिल उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गाड़ी की तरफ ले गया। सिम्मी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, अब क्या जबरदस्ती करोगे? पर निखिल ने उसकी एक नहीं सुनी और अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट का डोर ओपन कर उसे लगभग अंदर की तरफ धकेलते हुए कहा, अब तो मैं तुम्हें तभी यहाँ से जाने दूंगा जब तक तुम पूरी तरह से मेरी बात सुन नहीं लेती हो और यह गुस्सा छोड़ नहीं देती। कहकर निखिल ने गाड़ी का डोर बंद किया और आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सिम्मी ने उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा, अगर मेरे भाइयों को पता चला ना निखिल कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो तो सच में वह तुम्हें गायब कर देंगे। निखिल ने कहा, हेलो, तुम्हारे भाइयों से ना तो मैं पहले कभी डरता था और ना अब डरता हूँ, समझी? किसी भाइयों का डर मुझे मत दिखाना। वाकई में निखिल अंश और शिवांश से बिल्कुल नहीं डरता था। शिवांश के साथ तो उसका कई बार 36 का आंकड़ा भी रहा था, वह भी अंश की वजह से, पर अब बात पहले की तरह नहीं थी, क्योंकि अब शिवांश जानता था कि सिम्मी भी सिर्फ उसी से प्यार करती है, वही निखिल उसका बहुत अच्छा दोस्त है। तो आप शिवांश को निखिल से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और अंश को तो वैसे भी कभी निखिल से कोई प्रॉब्लम ही नहीं।
अब सिम्मी निखिल को समझाते समझाते थक गई थी। फिर आखिरकार वह अपने हाथ बांधकर चुपचाप बैठ के निखिल की बात सुनने लगी। मुझे तुम्हारा कुछ समझ नहीं आता है। उस दिन तुम खुद मेरे करीब आए और फिर इस तरह से रिएक्ट कर रही हो, या तो ऐसा लगता है कि तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो कि तुम मेरे करीब आई थी। सिम्मी ने कहा, बकवास। मैं ये बात कह ही नहीं सकती, क्योंकि धीरे धीरे सिम्मी को उस रात की बातें याद आने लगी थी कि वाकई में उसने ही निखिल की करीब जाने की पहल की थी। वह तो बस ये बात निखिल के सामने एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने नज़र फेर हुए ही कहा, बकवास बंद करो, मैं भला तुम्हारे करीब क्यों आऊंगी। निखिल जानता था कि सिम्मी इतनी आसानी से इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए फिलहाल के लिए उसने बात बदलते हुए कहा, अच्छा वह सब छोड़ो और ये बताओ अभी मॉल में तुम्हारे साथ कौन था। दरअसल निखिल यहाँ पर एक मीटिंग अटेंड करने के लिए आया था। जब उसने सिम्मी को किसी लड़के के साथ देखा तो ये जानने की क्यूरियोसिटी उसे सिम्मी के पास ले आई थी। सिम्मी ने हैरानी से कहा, तुम क्या मेरा पीछा कर रहे थे, और वैसे भी मेरे साथ कौन था या कौन थी, इस बात का जवाब मैं तुम्हें क्यों दूं। तो निखिल ने कहा, मैं तो बस दोस्त होने के नाते पूछ रहा हूँ, मैंने पहले कभी उसे तुम्हारे साथ नहीं देखा था ना। तो सिम्मी ने कहा, हाँ वह मेरा नया दोस्त है और मैं उसके साथ यहाँ आई थी, और कुछ जानना है तुम्हें। ये सुनकर निखिल ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं मुझे और कुछ नहीं जानना, वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद उसने दोबारा पूछा, कब से दोस्ती हुई है तुम्हारी इसके साथ। सिम्मी ने उसे अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए कहा, तुम्हारा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है निखिल, क्या तुम यहीं से बातें करने के लिए मुझे यहाँ लेकर आए थे। तो निखिल ने कहा, अरे नहीं, मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूं ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम किसी भी अरे गैरों को अपना दोस्त नहीं बन सकती, और वह मुझे कुछ सही भी नहीं लग रहा था। सिम्मी ने अपनी आई रोल करते हुए कहा, तुम बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारे कहने पर मैं उसे अपनी दोस्ती तोड़ दूंगी। वह लड़का बहुत अच्छा है, तुम्हारी तरह नहीं है जो दोस्ती की आड़ में पता नहीं क्या क्या करता फिरता है। इस बार निखिल ने थोड़ा गुस्से से कहा, सिम्मी अब तुम्हारा भी कुछ ज्यादा हो रहा है। तुम भले मानो ना मानो पर सच तुम भी जानती हो। अब तुम दोस्ती तोड़ सकती हो, मैं नहीं तोड़ने वाला। तुम ये बताओ मुझे कब से जानती हो। इस बार निखिल ने थोड़ा गुस्से और हक भरे लहजे से कहा तो सिम्मी ने भी अब उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, वह पिछले हफ्ते से जानती हूँ। मैं उसे एक पार्टी में मिली थी पर वह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, काफी अच्छा लड़का है वह। निखिल ने कहा, मुझे मिलना है उससे ताकि मैं तय कर सकूं कि वाकई में वह लड़का सही भी है कि नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना दिमाग नहीं है कि तुम सही हो गलत लोगों में पहचान कर सको। इस बात पर सिम्मी गुस्से में बोली, हेलो तुम कहना क्या चाहते हो। तो अंश ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, वही जो तुम समझ गई हो। सिम्मी ने फिर निखिल से इस बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि निखिल पर उसकी बात का कोई असर नहीं होने वाला है। कुछ देर बाद निखिल ने सिम्मी को उसके घर छोड़ा और वहां से निकल गया। सिम्मी सोचते हुए मैन इंटरेस्ट की तरफ बढ़ रही थी, पता नहीं लेकिन इतना अजीब बिहेव क्यों करता है, और उस दिन के बाद से तो कुछ ज्यादा ही बेवकूफ़ी करने लगा है। जरा मैं किसी लड़के से बात करती हूँ तो 1000 तरह के सवाल जवाब करता है, कुछ भी उलझुल बात करता है। फिर सोचा, सिम्मी तू ज्यादा मत सोच, उसकी तो आदत है बिना किसी मतलब के किसी और के मामले में घुसने की। तभी हीर जो सामने से आ रही थी, उसने जब सिम्मी को खुद से ही बदबदाते हुए आते देखा तो उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसके चेहरे की तरफ अपना हाथ फेरते हुए बोली, सिम्मी क्या हुआ, कहाँ खोई हुई हो और यह क्या अपने आप में बातें किए जा रही हो। फिर हीर को अपने सामने देखकर सिम्मी एकदम से हड़बड़ा गई, फिर थोड़ा नॉर्मल होते हुए बोली, हीर तुम ऐसे अचानक। हीर ने कहा, मैं तो सामने से ही आ रही थी पर तुम पता नहीं कि कौन सी दुनिया में खोई हुई थी, तुमने मुझे नहीं देखा था क्या। सिम्मी ने कहा, अरे नहीं यार, बस मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी। हीर ने कहा, कंफ्यूज? किस बात को लेकर कंफ्यूज थी, मुझे बताओ। सिम्मी ने कुछ सोचते हुए कहा, चलो गार्डन बैठकर बात करते हैं, वैसे भी मैंने तुमसे कई दिनों से कोई बात नहीं की, तुम आजकल बहुत बिजी रहती हो ना। हीर ने हंसते हुए कहा, अब तुम तो जानती हो ना आया उसको कितना शरारती होता जा रहा है, हर वक्त मुझे बिजी रखता है, चलो हम बाहर बैठकर बात करते हैं। सिम्मी के साथ बाहर गार्डन एरिया में अब दोनों ही बाहर बेंच पर बैठी हुई थी। फिर हीर ने कहा, अब बोलो भी क्या हुआ है। सिम्मी को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बात कैसे शुरू करे, क्योंकि जिस बात को लेकर वो खुद कंफ्यूज थी उस बारे में वह हीर को कैसे बता सकती थी। लेकिन हीर के बार बार कहने पर सिम्मी ने उसे निखिल और अपने बारे में सब बता दिया। इसे सुनकर हीर ने हैरानी से कहा, तो तुझे ये लगता है कि निखिल ज्वेल्स फील करता है, मेरा मतलब उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स है। तो सिम्मी ने कहा, हाँ मुझे ऐसा ही लगता है, पर वह ऐसा रिएक्ट करता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी हरकतों से ऐसा नहीं लगता है।
हीर ने कुछ सोचते हुए कहा, तो मामला वाकई में बहुत गंभीर है, लेकिन एक तरीका है जिससे तुम निखिल के दिल की बात जान सकती हो। सिम्मी ने कहा, कौन सा तरीका है? तो हीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम उसकी जेलेसी को ऐसे ही बढ़ाओ, मेरा मतलब है तुम उसके सामने कोई फेक बॉयफ्रेंड लेकर जाओ और फिर देखो उसका रिएक्शन। अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई प्यार वाली फीलिंग नहीं है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वाकई में वह तुम्हारे लिए कोई फीलिंग रखता है तो डेफिनेटली वह तुम्हें उसे लड़के से दूर करने की जरूर कोशिश करेगा। सिम्मी ने कहा, ये वाकई बहुत अच्छा आइडिया है। तभी हीर ने सिम्मी को गौर से देखते हुए कहा, वह सब तो बात की बात है सिम्मी, पर यह बता तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मेरा मतलब है तुझे इतनी परवाह क्यों है कि निखिल ज्वेल्स फील करता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे दिल में भी निखिल को लेकर? तभी सिम्मी ने कहा, अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल निखिल कहता है कि वह मेरा दोस्त है, लेकिन हरकतें उसकी बिल्कुल दोस्तों वाली नहीं है, उससे ज्यादा ही है। बस एक बार यह बात साबित हो जाती है ना कि निखिल के दिल में मेरे लिए फीलिंग है, तो फिर मैं उसकी अच्छे से क्लास लूंगी कि उसने मुझसे झूठ क्यों बोला, जबकि मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। हीर ने कहा, वैसे निखिल वाकई बहुत अच्छा लड़का है, एक बार उसके बारे में सोचना जरूर। सिम्मी ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ इतना अच्छा लड़का है कि हर हफ्ते अपनी गर्लफ्रेंड बदलता है। ऐसा सुनकर हीर ने कहा, इडियट, प्यार कभी प्लानिंग के जरिए नहीं होता है सिम्मी, प्यार तो बस हो जाता है उस वक्त हम ये भी नहीं देखते हैं कि सामने वाला कैसा है, वह जैसा है हम उसे वैसा ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर निखिल के मन में तुम्हें लेकर कुछ है तो वह आज के बाद कभी कोई दूसरी गर्लफ्रेंड नहीं बनाएगा, लिख कर रख लो। कहते हुए हीर की फेस पर भी स्माइल आ गई। एपिसोड 266। कहानी अब तक। सिम्मी ने कहा, अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल निखिल कहता है कि वह मेरा दोस्त है, लेकिन हरकतें उसकी बिल्कुल दोस्तों वाली नहीं है, उससे ज्यादा ही है। बस एक बार यह बात साबित हो जाती है ना कि निखिल के दिल में मेरे लिए फीलिंग है, तो फिर मैं उसकी अच्छे से क्लास लूंगी कि उसने मुझसे झूठ क्यों बोला, जबकि मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। हीर ने कहा, वैसे निखिल वाकई बहुत अच्छा लड़का है, एक बार उसके बारे में सोचना जरूर। सिम्मी ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ इतना अच्छा लड़का है कि हर हफ्ते अपनी गर्लफ्रेंड बदलता है। ऐसा सुनकर हीर ने कहा, इडियट, प्यार कभी प्लानिंग के जरिए नहीं होता है सिम्मी, प्यार तो बस हो जाता है उस वक्त हम ये भी नहीं देखते हैं कि सामने वाला कैसा है, वह जैसा है हम उसे वैसा ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर निखिल के मन में तुम्हें लेकर कुछ है तो वह आज के बाद कभी कोई दूसरी गर्लफ्रेंड नहीं बनाएगा, लिख कर रख लो। कहते हुए हीर की फेस पर भी स्माइल आ गई। अब आगे, माँ आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। आद्या ने अपनी माँ को तसल्ली देते हुए कहा, जो इस वक्त अस्पताल के एक वार्ड रूम में बेड पर बीमार हालत में लेटी हुई थी। आद्या की माँ संध्या जी ने कहा, पर बेटा तुम ये सब कैसे करोगी, पहले से ही हमारा घर गिरवी है और अब मेरी ऐसी हालत, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। आद्या, मेरी वजह से तुम पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाई। तो आद्या ने कहा, माँ आप चिंता मत कीजिए, मैंने श्रेया से बात की है, उसने मुझे कहा है कि वह मेरे लिए एक अच्छी जॉब ढूंढ कर देगी। तभी आद्या का फोन रिंग करने लगा। आद्या ने अपना फोन उठाया और थोड़ी दूरी पर जाकर बात करने लगी, हेलो श्रेया, क्या हुआ, कोई जॉब का इंतजाम हुआ क्या? सामने से श्रेया ने कहा, आद्या क्या तुम मुझे कॉफी शॉप में आकर मिल सकती हो? आद्या ने कहा, पर इस वक्त मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं उन्हें छोड़कर कैसे आऊं? तो सामने से श्रेया ने कहा, आद्या, जो बात मुझे तुमसे करनी है वह मैं मिलकर ही कर सकती हूँ, ऐसे फोन पर नहीं, प्लीज थोड़ी देर के लिए ही सही तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। आद्या ने पलटकर अपनी माँ की तरफ देखा और फिर कहा, ठीक है, मैं अभी आधे घंटे में तुम्हारे पास आ रही हूँ, तुम मुझे एड्रेस सेंड कर दो। आद्या ने फोन डिस्कनेक्ट किया और वापस आकर अपनी माँ के पास बैठते हुए बोली, माँ वह श्रेया को मुझे जॉब से रिलेटेड कोई बात करनी है, तो क्या मैं जाऊँ? आद्या की माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जाओ और संभाल कर जाना, भगवान करे तुम्हें जॉब मिल जाए तो हमारी परेशानी कुछ तो कम हो। आद्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए माँ, मुझे जॉब जरूर मिलेगी, उसके बाद मैं आपका इलाज भी करवा पाऊंगी और इतनी मेहनत करूंगी कि हम अपना घर भी छुड़वा लेंगे। आप आराम कीजिए और कोई टेंशन मत करना, पहले ही डॉक्टर ने आपको इसके लिए मना किया है। आद्या की माँ ने अपनी पलकें झपकाए और कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, जाओ, श्रेया तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। आद्या ने सिर हाँ में हिलाया और उठकर वहां से बाहर चली गई। कुछ देर बाद आद्या श्रेया के सामने एक कैफे में बैठी हुई थी। आद्या ने पूछा, बताओ ना श्रेया, कौन सी जॉब है? इस वक्त मुझे जॉब की सख्त जरूरत है, तुम्हें पता है ना मेरी कंडीशन क्या है? श्रेया ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, आद्या जॉब तो देखो अच्छी है और उसमें पैसे भी खूब मिलेंगे, लेकिन। तो आद्या ने कहा, लेकिन क्या श्रेया, बताओ। श्रेया ने कहा, पर पता नहीं तुम्हें वह जॉब पसंद आएगी कि नहीं।
आध्या ने कहा, तुम मुझे बताओ तो सही, पसंद का सवाल तो बहुत बात की बात है ना। तो श्रेया ने कहा, दरअसल एक क्लब में एक वेट्रेस की जगह खाली है, पता नहीं तुम वहाँ जॉब करोगी कि नहीं। आध्या ने कुछ सोचते हुए कहा, फिलहाल मुझे जॉब की सख्त जरूरत है, और वेट्रेस की ही तो जॉब है ना, तो मैं कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। श्रेया ने कहा, पहले पूरी बात सुन तो लो, वह क्लब काफी लग्जरियस क्लब है, और वहाँ काफी अमीर लोग भी आते हैं, और तुम्हें वहाँ पर नाइट ड्यूटी देनी होगी, और तुम्हें पता है ना कि रात के वक्त किस तरह के लोग वहाँ आते हैं। ये सुनकर आध्या भी थोड़ा परेशान हो गई और सोच में पड़ गई, पर कुछ देर बाद उसने कहा, ठीक है मैं कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कोई दूसरी जॉब नहीं मिलती है तब तक मैं इसी जॉब से काम चला लूंगी। श्रेया ने कहा, क्या तुम वाकई में वह जॉब करोगी? देखो आध्या, एक बार फिर सोच लो, कहीं तुम किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ। दरअसल मुझसे किसी ने इस बारे में बात की थी, तो मैंने सोचा एक बार तुम्हें बता दूं, लेकिन अगर दोस्त होने के नाते कहूं तो तुम ये जॉब ना ही करो तो बेहतर है, मैं तब तक कोई दूसरी जॉब ढूंढ लेती हूँ। आध्या ने श्रेया का हाथ थामते हुए कहा, नहीं श्रेया, मुझे ये जॉब करनी ही होगी। हाँ, तुम मेरे लिए किसी दूसरी जॉब का इंतजाम जरूर करना, लेकिन तब तक मैं इसी से काम चला लूंगी। श्रेया ने कहा, आर यू सीरियस? आध्या ने अपनी पलकें झुकाकर हाँ में सिर हिलाया और कहा, वहाँ हम लोग कब जा रहे हैं? सिया ने कहा, तुम कहो तो हम आज शाम को जाकर उसे क्लब की मालिक से बात कर सकते हैं, और आज रात से ही तुम अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। आध्या ने सोचा कि माँ तो वैसे भी अस्पताल में है, तो हम वहाँ जाकर इस जॉब के बारे में बात कर सकते हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, शाम को तुम मेरे घर ही आ जाना, हम दोनों साथ में निकलेंगे। श्रेया ने कहा, ठीक है आध्या। और कुछ देर बाद वह लोग वहां से उठकर चले गए। खुराना मेंशन। हीर मिरर के सामने खड़ी हुई अपने कानों में ईयररिंग पहन रही थी। उसने पिस्ता कलर की डिजाइनर साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें हीर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने बालों का हल्का सा कर्ल करके खुला ही छोड़ दिया था और चेहरे पर बिल्कुल लाइट सा मेकअप किया था। तभी अंश ने अंदर आते हुए कहा, हीर तुम अभी रेडी नहीं हुई क्या? पार्टी के लिए देर हो रही है। हीर ने मिरर से ही अंश की तरफ देखते हुए कहा, बस थोड़ी देर, और आज वह अंश बहुत परेशान कर रहा था, इसीलिए देर हो गई। दरअसल हीर और अंश आज एक बिजनेस पार्टी के लिए जाने वाले थे। अंश को स्वर्णा जी संभालने वाली थी। उन्होंने ही अंश से कहा था हीर को अपने साथ ले जाने के लिए। अंश ने इस वक्त एक डार्क ग्रे कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था, अंदर से व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी, जिस पर ब्लैक टाई भी लगाई हुई थी। कुल मिलाकर अंश का लुक इस सूट में काफी अट्रैक्टिव लग रहा था, और उसने पीछे से हीर को अपनी बाहों में भरते हुए उसकी गर्दन को किस करते हुए कहा, तुम आज बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। हीर काफी दिनों बाद इस तरह से तैयार हुई थी, वरना ज्यादातर वह सिंपल लुक में ही रहा करती थी। अंश से अपनी तारीफ सुनकर हीर ने शर्म से अपनी पलकें झुका ली और कहा, थैंक यू। अंश ने हीर के हाथ से ईयररिंग लिए और उसे खुद ही हीर के कानों में पहनाते हुए कहा, क्यों ना हम लोग इस पार्टी के बाद कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चले, काफी वक्त हो गया ना हमें इस तरह से साथ कहीं गए हुए। ये सुनकर हीर खुश होते हुए बोली, हाँ हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे, वैसे भी मेरा काफी वक्त से मेरा मन था, मैं तुम्हारे साथ कहीं बाहर नहीं गई थी ना। तभी हीर को आयांश की याद आई और उसने थोड़ा उदास होते हुए कहा, पर आयांश वह माँ को परेशान करेगा। तो अंश ने कहा, आयांश अब इतना बड़ा हो गया है कि माँ उसे संभाल सकती है, तुम चिंता मत करो। वैसे भी जब से आयांश हुआ है तब से तुम कहीं बाहर भी नहीं गई हो, और उससे पहले भी तुम घर के अंदर ही कैद रही, कहीं बाहर गई ही नहीं। अंश समझ सकता था कि हीर कई महीनों से घर में ही कैद होकर रह गई थी, और इसीलिए वह ये भी समझता था कि हीर का भी मन होता होगा कहीं बाहर जाने का, एक आज़ादी महसूस करने का, जो पिछले कई महीनों से उसने महसूस ही नहीं की थी। इसीलिए अंश ने हीर के साथ कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्रोग्राम बनाया। अंश की बात सुनकर हीर ने कहा, ठीक है तो हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे, अभी हम चले, देर हो रही है ना पार्टी के लिए। फिर वो दोनों वहां से पार्टी के लिए निकल गए, और करीब 1 घंटे बाद वह लोग एक 7 स्टार पहुंचे, जहां पर यह पार्टी दी गई थी। ये पार्टी खुराना अंपायर और राठौर अंपायर की कोलेबोरेशन की खुशी में दी गई थी, और जिस प्रोजेक्ट पर डील साइन हुई थी वह भी पार्टी का बड़ा रीजन था। शिवांश और विराज पहले ही पार्टी में पहुंच चुके थे। विराज के साथ रिया नहीं आई थी, क्योंकि रिया की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इस वजह से वह पार्टी में नहीं आ सकी। वहीं शिवी का भी कुछ ऐसा ही हाल था, प्रेगनेंसी की वजह से उसे दिन में कई तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, इसलिए उसका भी मन पार्टी में आने का बिल्कुल नहीं था। पार्टी में बड़े से बड़े बिजनेसमैन मौजूद थे, जो अपनी वाइफ के साथ या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां आए हुए थे। एपिसोड 267। कहानी अब तक। अंश की बात सुनकर हीर ने कहा, ठीक है तो हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे, अभी हम चले, देर हो रही है ना पार्टी के लिए। फिर वो दोनों वहां से पार्टी के लिए निकल गए,
और करीब 1 घंटे बाद वह लोग एक 7 स्टार पहुंचे, जहां पर यह पार्टी दी गई थी। ये पार्टी खुराना अंपायर और राठौर अंपायर की कोलेबोरेशन की खुशी में दी गई थी, और जिस प्रोजेक्ट पर डील साइन हुई थी वह भी पार्टी का बड़ा रीजन था। शिवांश और विराज पहले ही पार्टी में पहुंच चुके थे। विराज के साथ रिया नहीं आई थी, क्योंकि रिया की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इस वजह से वह पार्टी में नहीं आ सकी। वहीं शिवी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। प्रेगनेंसी की वजह से उसे दिन में कई तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, इसलिए उसका भी मन पार्टी में आने का बिल्कुल नहीं था। पार्टी में बड़े से बड़े बिजनेसमैन मौजूद थे, जो अपनी वाइफ के साथ या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां आए हुए थे। अब आगे हीर अपनी बाह को अंश की बाह में डाले स्माइल करते हुए वहां मौजूद लोगों को देख रही थी। दोनों की जोड़ी इस वक्त कमाल लग रही थी। सभी लोग अंश और हीर की इतनी खूबसूरत जोड़ी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि अंश और हीर वाकई में एक परफेक्ट कपल लगते थे, जैसे एक हैंडसम डेविल के साथ क्यूट एंजल। पर वहां कोई और भी था, जो हीर को इंटेंस नजरों से देखे जा रहा था। वो था अद्विक राठौर, जिसने पहली बार हीर को देखा था तो देखता ही रह गया। वो बार एरिया में बैठे हुए ड्रिंक कर रहा था। हीर को देखते ही उसके मुंह से सिर्फ एक ही बार निकला, गॉर्जियस। उसने अपने पास बैठे हुए एक आदमी से पूछा, क्या यही है अंश खुराना की वाइफ? तो उस आदमी ने कहा, हाँ यही है अंश खुराना की ब्यूटीफुल वाइफ। वाकई में कमाल है, मानना पड़ेगा अंश खुराना वाकई में काफी लकी है। उस आदमी की बात सुनकर अद्वैत भी तिरछी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और बोला, सही कहा, और काफी हॉट भी। ये कहते हुए अद्वैत राठौर ऊपर से नीचे तक हीर को बहुत ही लस्त भरी नजरों से देख रहा था। वही हीर इस बात से अनजान मुस्कुराते हुए अंश से कुछ बात कर रही थी। तभी वहां पर कुछ लोग आए, जो अंश के ही बिजनेस पार्टनर ही थे। उन्होंने अंश को ग्रीट किया। वो अब अंश से बात करने लगे, तो हीर वहां पर थोड़ी बोर हो गई। तभी उसकी नज़र थोड़ी ही दूरी पर बैठी एक औरत पर गई, जिसे हीर जानती थी। वो अंश की तरफ देखते हुए बोली, अंश आप बात कीजिए, मैं वहां पर उन आंटी के पास जा रही हूँ। तो अंश ने उस तरफ देखा तो वहां पर श्रीमती सहाय बैठी हुई थी, जिसे अंश भी अच्छे से जानता था। अंश ने हीर से कहा, कहीं और मत जाना, ठीक है? अंश जानता था कि हीर पहली बार इस तरह की बिजनेस पार्टी में आई है। इससे पहले वो कभी भी ऐसी पार्टी में नहीं आई थी, और ऐसी पार्टी में अक्सर ही कई बार अकेली लड़कियों का फायदा उठा लिया जाता है, इसलिए अंश हीर को सतर्क कर रहा था। हीर ने अपना सर हाँ में हिलाया और उस औरत की तरफ चली गई। अंश वापस उन लोगों से बात करने में बिजी हो गया। हीर उस औरत के सामने जाकर खड़ी हुई और बोली, हेलो आंटी, कैसी है आप? मिसेज सहाय, जो खुद किसी से बात कर रही थी, उन्होंने जब नजर उठाकर हीर की तरफ देखा तो बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, हीर बेटा, तुम यहाँ आओ, बैठो मेरे पास। हीर भी उनके पास ही बैठ गई। तो मिसेज सहाय ने कहा, कैसी हो? काफी वक्त बाद तुम्हें देख रही हूँ, और हमारा नन्हा अयांश कैसा है? हीर ने कहा, मैं ठीक हूँ, और अयांश भी ठीक है, बल्कि बहुत शरारती हो गया है। ये बात सुनकर मिसेज सहाय हंसते हुए बोली, बेटा बच्चे तो शरारत करते ही हैं ना, और अगर बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या हम बूढ़े करेंगे? इस बात पर हीर हंसते हुए बोली, आंटी आप बूढ़ी कहाँ हुई है? आप तो अभी भी जवान हैं। आप वाकई में इस उम्र में भी काफी ब्यूटीफुल लगती हैं। इस बात पर मिसेज सहाय थोड़ा शर्माते हुए बोली, बस भी करो हीर, तुम भी ना। मिसेज सहाय कई बार खुराना मेंशन आ चुकी थी, इसलिए स्वर्णा जी भी उन्हें बहुत अच्छे से जानती थी। हीर उनके साथ काफी कंफर्टेबली बात कर रही थी। अंश बीच बीच में हीर की तरफ भी देख रहा था। हीर को मिसेज सहाय के साथ बिजी देखकर अंश ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि उसे भी यही लग रहा था कि हीर यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती है, इसलिए वो कहीं बोर ना हो जाए। लेकिन हीर को अब कोई जान पहचान वाला मिल गया था, इस बात से अंश भी खुश था। तभी वहां विराज और शिवांश भी आ गए। विराज ने कहा, अंश हीर को यहाँ लेकर आए हो? तो अंश ने कहा, हाँ मॉम कह रही थी कि हीर को अपने साथ लेकर जाओ, इसलिए वैसे भी कई महीनों से वो कहीं बाहर भी नहीं निकली ना, इसलिए मुझे भी यही लगा कि उसे बाहर ले जाना चाहिए। वैसे तुम रिया को नहीं लेकर आए? तो विराज ने कहा, नहीं उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए, वरना वो कहाँ पीछा रहती है, उसे तो वैसे ही पार्टीज बहुत पसंद है। शिवांश ने कहा, चलो हम लोग बार एरिया की तरफ चलते हैं। वो तीनों ही बार एरिया की तरफ चल दिए। वहीं पर विराज ने जब अद्विक राठौर को बैठे हुए देखा तो उसकी फेस एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो गई। विराज ने कहा, तुम लोग चलो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर विराज अद्विक राठौर की तरफ बढ़ गया। अद्विक इस वक्त किसी और से बात कर रहा था। विराज उसके पीछे ही जाकर खड़ा हुआ और अपनी पॉकेट में हाथ डाले बोला, तुम भी यहाँ हो? विराज की आवाज़ सुनकर अद्विक ने पीछे मुड़कर देखा
और विराज को देखकर उसके फेस पर एक अजीब सी स्माइल आई। उसने सामने खड़े आदमी से कहा, एक्सक्यूज मी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अद्वैत के ऐसा कहने पर वो आदमी वहां से चला गया। विराज ने अपने कदम अद्वैत की तरफ बढ़ा दी और उसके सामने आकर खड़े होते हुए कहा, तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? अद्वैत, जिसने अपने हाथ में ड्रिंक पकड़ी हुई थी, गिलास से एक सिप लेते हुए कहा, हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो। तो विराज ने कहा, इंडिया क्यों आए हो? ये सुनकर अद्वैत ने उसे इस तरह से देखा जैसे विराज ने कोई अजीब बात पूछी हो। विराज ने उसने कहा, तुम्हें पता नहीं है कि मैं अपना बिजनेस इंडिया में एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इंडिया आया हूँ। तो विराज ने कहा, ये बहाना तुम किसी और को सुनाने के लिए ही रखना। असल बात बताओ, तुम इंडिया क्यों आए हो और तुमने खुराना इंडस्ट्री से ही कोलैबोरेशन करने का क्यों सोचा? इस बात पर अद्वैत ने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हें इस बात का बुरा लगा है? क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? विराज ने धीरे से मगर तेज वार्निंग देने वाली टोन में कहा, जो पूछा है सिर्फ उसका जवाब दो। देखो अद्वैत, तुम्हारी घुमा फिरा कर बात करने वाली आदत मुझे ना पहले पसंद थी और ना भी। सच सच बताओ, क्या इरादे हैं तुम्हारे? अद्वैत ने हंसते हुए कहा, वही जो हमेशा पहले रहते थे। फिर एक नज़र हीर की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा वो सब छोड़ो, क्या तुम मुझे अंश खुराना की वाइफ से इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे? अद्वैत को ऐसी नज़रों से हीर को देखते देखकर विराज की मुट्ठी गुस्से से कस गई। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, उस पर अपनी गंदी नज़र मत डालना, समझा? अद्वैत ने कहा, क्यों, तुम्हारी क्या लगती है? तो विराज ने कहा, मेरी चाहे कुछ भी लगती हो, पर तेरी कुछ नहीं लगती है। आइंदा से उस पर अपनी गंदी नज़र मत डालना, वरना तू जानता है विराज सिंघानिया आज भी तेरे लिए एक खौफनाक सजा है। एपिसोड 268। कहानी अब तक। अद्वैत ने हंसते हुए कहा, वही जो हमेशा पहले रहते थे। फिर एक नज़र हीर की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा वो सब छोड़ो, क्या तुम मुझे अंश खुराना की वाइफ से इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे? अद्वैत को ऐसी नज़रों से हीर को देखते देखकर विराज की मुट्ठी गुस्से से कस गई। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, उस पर अपनी गंदी नज़र मत डालना, समझा? अद्वैत ने कहा, क्यों, तुम्हारी क्या लगती है? तो विराज ने कहा, मेरी चाहे कुछ भी लगती हो, पर तेरी कुछ नहीं लगती है। आइंदा से उस पर अपनी गंदी नज़र मत डालना, वरना तू जानता है विराज सिंघानिया आज भी तेरे लिए एक खौफनाक सजा है। अब आगे। ये सुनकर अद्वैत की आंखों में काफी खतरनाक वाले भाव आए। वो थोड़ा और विराज के करीब आते हुए बोला, तो अद्वैत राठौर भी आज वही अद्वैत राठौर है विराज सिंघानिया, जो तुम्हें खून के आंसू रुला सकता है। जिस पर मेरी नज़र एक बार पड़ जाए तो फिर वो चीज़ को मैं अपना बना कर रहता हूँ, और तुझे लगता है इतनी खूबसूरत बला की लड़की मेरे सामने हो और मैं इसे ऐसे ही जाने दूंगा? विराज ने उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा, शट अप, वो अंश खुराना की बीवी है। अगर अंश को तेरी इरादों के बारे में पता चला ना, तो तुझे जिंदा गाड़ देगा, समझा? ये कहकर विराज वहां से चला गया। अद्वैत ने उसे जाते हुए देखा और वापस हीर की तरफ देखते हुए कहा, अब तो ये मेरे लिए एक चैलेंज है विराज, बचा सकता है तो बचा ले। अंश और शिवांश एक दूसरे से बात कर रहे थे। जब शिवांश ने विराज के फेस एक्सप्रेशन देखे तो पूछा, तुझे क्या हुआ? अभी तो ठीक था। विराज ने अंश की तरफ देखते हुए कहा, हीर को यहाँ क्यों लेकर आया है आज? तुझे उसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। अंश ने हैरानी से पूछा, तू ऐसा क्यों कह रहा है? हीर को मैं यहाँ क्यों लाया हूँ, तुम्हें भी पता है ना? विराज ने कहा, जिस पार्टी में अद्वैत राठौर हो, बेहतर होगा वहां तुम हीर को ना लेकर जाओ, और मेरी बात मानो तो अभी हीर को लेकर यहाँ से चले जाओ। अंश ने कहा, तू कहना क्या चाहता है? विराज ने कहा, समझदार को इशारा काफी होता है। अंश उसकी बात को जैसे समझ रहा था, क्योंकि उसने भी अद्वैत राठौर के बारे में काफी कुछ सुना हुआ था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हीर मेरे साथ सेफ है, उसकी तुम चिंता मत करो। मैं हीर की आज़ादी के साथ किसी और की वजह से छीन नहीं सकता हूँ विराज। पहले ही मैंने हीर को काफ़ी बंदिशों और कैद में रखा था। मैं चाहता हूँ कि हीर अपनी जिंदगी खुलकर जिए। कुछ लोगों की वजह से वो क्यों सेक्रीफाइस करें? शिवांश ने भी अंश का साथ देते हुए कहा, ये बात तुम सही कह रहे हो अंश, और हीर जिस ट्रॉमा में रही है उसके लिए यही बेहतर है कि वो अपनी जिंदगी को खुलकर जिए, ना किसी से डर कर। विराज ने कहा, तुम लोग सही कह रहे हो, लेकिन मुझे अद्वैत के इरादे सही नहीं लगते हैं। फिर मन ही मन कहा, क्योंकि जितना मैं उसे जानता हूँ तुम लोग नहीं जानते हो। अगर उसकी नज़र हीर पर पड़ गई है तो वो उसे हासिल किए बिना नहीं मानेगा। पर यह बात विराज ने किसी कारणवश अंश को नहीं कही थी। कुछ देर और अंश पार्टी में रुका और हीर के साथ वहां से निकल गया, क्योंकि अभी उसे हीर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जो जाना था।
हीर गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हुए अपनी साइड का विंडो ग्लास नीचे किया। बाहर की हवा को अपने चेहरे पर फील कर रही थी। आज मौसम भी काफी सुहाना था। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश कभी भी हो सकती है। इतने वक्त बाद अंश के साथ बाहर आना हीर को काफी खुशी दे रहा था। अंश भी हीर को इतना खुश देखकर बहुत खुश हो रहा था। आखिर वो यही तो चाहता था, अपनी हीर को खुश देखना। अंश ने सही कहा था, वो किसी और के लिए अपनी हीर की आज़ादी नहीं छीन सकता, और हीर किसी और की वजह से सेक्रीफाइस क्यों करे। उसने सोच लिया था कि वो हीर को सारी खुशियां देगा जो वो डिजर्व करती है, और हीर की तरफ बढ़ने वाली हर मुसीबत को उससे दूर ही रखेगा। अंश ने गाड़ी का रूफटॉप ओपन कर दिया। अंश ने हीर से कहा, लो अब तुम अच्छे से मौसम का मजा ले सकती हो। हीर ने अंश का हाथ थामते हुए कहा, चलो मुझे खड़ा होने में हेल्प करो। अंश ने अपना एक हाथ हीर की तरफ बढ़ाया तो हीर अंश के हाथ का सहारा लेकर सीट पर ही खड़ी हो गई और दोनों बाह फैलाए उस हवा का आनंद लेने लगी। अंश जानबूझकर गाड़ी थोड़ी धीरे चला रहा था ताकि हीर को परेशानी ना हो। मौसम के अकॉर्डिंग अंश ने एक सॉन्ग प्ले कर दिया। ये सॉन्ग काफी रोमांटिक था जो इस खुशनुमा माहौल को और भी ज्यादा रोमांटिक बना रहा था। तभी हीर, जिसने अपनी बाहें फैला कर अपनी आंखें बंद की हुई थी, अचानक ही उसके फेस पर एक पानी की बूंद आकर गिरी, जिसे महसूस करके हीर के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। धीरे धीरे कर वो पानी की बूंदें कई सारी बूंद में बदल गई, मतलब बारिश शुरू हो चुकी थी। हीर जल्दी से अपनी सीट पर बैठी और कहा, अंश गाड़ी रोको। अंश ने रूफटॉप बंद किया और कहा, हीर बारिश शुरू हो गई है तो गाड़ी क्यों रोकनी है। हीर ने जिद करते हुए कहा, प्लीज ना अंश, गाड़ी रोको ना। अंश ने गाड़ी साइड में ही रोक दिया। हीर ने जल्दी से म्यूजिक प्लेयर की वॉल्यूम एकदम फुल कर दी। अंश इसे देखकर हैरान रह गया। हीर ने अंश को इग्नोर किया और जल्दी से अपनी साइड का डोर ओपन कर बाहर आ गई। बाहर की बारिश धीरे धीरे अब तेज हो गई थी, पर हीर बाह फैलाए उस बारिश को फील कर रही थी। अंश भी अपनी साइड का डोर ओपन कर बाहर आया और बोला, हीर क्या कर रही हो, चलो अंदर, बारिश में मत भिगो, बीमार हो जाओगी। पर हीर कहाँ अंश की सुनने वाली थी। आज तो उसका दिल भी काफी रोमानी हो रहा था। तभी उसके कदम रुक गए। गाड़ी का विंडो ग्लास नीचे था, इस वजह से गाड़ी में प्ले हो रहा सॉन्ग जो तेज वॉल्यूम में प्ले हो रहा था वो बाहर तक सुनाई दे रहा था। वही अंश तो एकटक हीर को ही देखे जा रहा था, जो बारिश में भीगते हुए और भी ज्यादा बला की खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि बारिश में भीगने से उसकी साड़ी भीगकर उसकी बॉडी से चिपक गई थी। इसमें हीर का हॉट फिगर और भी ज्यादा हॉट नजर आ रहा था। दिल 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 दिल, सुनी निगाहों में जब तुम समाये हो तो मौसम का हसीन होना लाजमी है। दिल दिल दिल, आज मौसम कितना खुशगवार हो गया, खत्म सभी का इंतजार हो गया। बारिश की बूंदें गिरी कुछ इस तरह से, लगा जैसे आसमां को जमी से प्यार हो गया। दिल 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 दिल, बारिश सा इश्क तेरा मुसलसल बरसता रहा, भीगता रहा दिल मेरा, तुझमें ही कहीं डूबता रहा। दिल 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 दिल। हीर को वैसे देखकर अंश के फेस पर भी बड़ी सी स्माइल आई। उसने अपनी भीगे बालों में अपना हाथ फेरा और अपने कदम हीर की तरफ बढ़ा दिए, जो अपने हाथ फैलाए एक ही जगह पर घूम रही थी। अचानक ही अंश ने उसे अपने करीब कर लिया, जिस वजह से हीर ने उसकी तरफ देखा, पर अंश ने झटके से हीर को अपनी गोद में उठाया और उसी जगह पर उसे गोल गोल घुमाने लगा। हीर ने भी हंसते हुए अंश के गले में अपनी बाह डाली और अपना चेहरा अंश के सीने पर टिका लिया। अब तो अंश को भी बारिश में भीगने में बड़ा मजा आ रहा था, और वैसे भी जब आपका प्यार आपके साथ हो तो बारिश की बूंदें भी रोमांटिक हो जाया करती है। कुछ ऐसा ही अंश के साथ भी हो रहा था। आज हीर इतने दिनों बाद दिल से खुश हुई थी, क्योंकि वो आज आज़ाद फील कर रही थी। वही अंश हीर को इतना खुश देखकर खुश था, क्योंकि वो हीर की खुशी ही तो चाहता था। कुछ देर बाद अंश ने हीर को संभाल कर गाड़ी की बोनट पर बैठाया और अपनी दोनों हाथ हीर के अगल बगल टिकाकर बड़े ही प्यार से उसके चेहरे को देखने लगा। हीर के बाल भीगे हुए थे, जो उसके चेहरे पर भी चिपके हुए थे। अंश ने बड़े ही होले से अपनी उंगलियों से उसके बालों को साइड में किया, तो हीर ने शर्माकर अपनी नजरें झुका ली, कुछ तो शर्म से और कुछ ठंडा पानी की वजह से हीर के गाल बिल्कुल गुलाबी हो गए थे। हीर को इतना शर्माते देखकर अंश के दिन में भी एक अलग ही तरह की हलचल हो रही थी। उसने हीर के चेहरे को थामा और धीरे धीरे उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा। हीर समझ गई कि अंश क्या करने वाला है, इसलिए उसने भी धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर बाद उसे अंश के सख्त होठों का एहसास अपने मखमली होठों पर फील हुआ, जो उसे बड़े ही प्यार से धीरे धीरे किस कर रहा था। एपिसोड 269। कहानी अब तक। हीर के बाल भीगे हुए थे, जो उसके चेहरे पर भी चिपके हुए थे। अंश ने बड़े ही होले से अपनी उंगलियों से उसके बालों को साइड में किया, तो हीर ने शर्माकर अपनी नजरें झुका ली, कुछ तो शर्म से
और कुछ ठंडा पानी की वजह से हीर के गाल बिल्कुल गुलाबी हो गए थे। हीर को इतना शर्माते देखकर अंश के दिन में भी एक अलग ही तरह की हलचल हो रही थी। उसने हीर के चेहरे को थामा और धीरे धीरे उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा। हीर समझ गई कि अंश क्या करने वाला है, इसलिए उसने भी धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर बाद उसे अंश के सख्त होठों का एहसास अपने मखमली होठों पर फील हुआ, जो उसे बड़े ही प्यार से धीरे धीरे किस कर रहा था। अब आगे अंश की किस धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा पैशन से भरी होती जा रही थी। हीर के भीगे होंठ अंश को पागल बना रहे थे। उसने अपने एक हाथ से हीर के पैरों को हल्का सा स्प्रेड किया और उसके और भी करीब आ गया। अंश ने हीर की कमर पर अपना हाथ डालकर उसे खुद से बिल्कुल ही चिपका दिया। हीर इस पोजीशन में थोड़ी सी ऑकवर्ड फील कर रही थी, लेकिन अंश जितना हो सकता था उतना हीर के करीब जाना चाहता था। ऊपर से आसमान इन दोनों को भिगोने पर आतुर था और गाड़ी में बज रहा रोमांटिक सॉन्ग इन दोनों के दिलों में एक हलचल मचा रहा था। कुछ देर बाद अंश हीर से दूर हुआ और उसने अपना फहद हीर की फोरहेड से जोड़ लिया और हाफते हुए कहा, हीर आई वॉन्ट यू राइट नाउ। हीर ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, अंश अभी के अभी घर चलो, हम अंश को छोड़कर आए हैं। तभी अंश ने झटके से हीर को अपनी गोद में उठाया और गाड़ी की बैक सीट की तरफ बढ़ते हुए कहा, नो आई नीड योर राइट नाउ। अंश क्या कर रहे हो, हम इस वक्त रोड पर हैं, तुम घर चलो ना। हीर ने अंश को समझाने को कोशिश की, पर अंश तो जैसे हीर की सुनना ही नहीं चाहता था। उसने गाड़ी की बैक सीट का डोर ओपन किया और हीर को अंदर सीट पर बैठा दिया। फिर अपना ब्लेजर उतार कर उसने गाड़ी की फ्रंट सीट पर फेंका और गाड़ी के सारे ग्लास बंद कर दिए। हीर थोड़ा पीछे खिसकते हुए बोली, अंश क्या हो गया है तुम्हें, तुम ये कहते हुए हीर आसपास देखने लगी। उसे कोई देख तो नहीं रहा है, पर अंश तो जैसे अब हीर के लिए पागल हो रहा था। हीर को लगा नहीं था कि अंश ऐसा भी कुछ करेगा। अंश हीर के साथ गाड़ी की बैक सीट पर बैठा और उसने गाड़ी को अंदर से लॉक कर दिया और हीर की तरफ जैसे ही बढ़ा, हीर ने पीछे खिसकते हुए कहा, अंश प्लीज घर चलना चाहिए, वहां पर कंटिन्यू कर सकते हैं। अंश ने हीर की बाह पकड़कर उसे झटके से अपनी गोद में खींच लिया और कहा, क्यों, यहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या गाड़ी में रोमांस नहीं होता है। हीर ने कहा, पर हम लोग यहाँ रोड पर, कोई हमें देख लेगा तो। अंश ने हीर के भीगे हुए बालों को पकड़कर हल्का सा खींचा, जिससे हीर का चेहरा ऊपर हो गया। अंश ने अपने हाथ हीर की नाजुक सी गर्दन पर रखे और उसे बड़ी शिद्दत के साथ अपने होठों से सहलाते हुए कहा, मुझसे और सब्र नहीं होता है हीर, और घर जाने तक का सब्र तो बिल्कुल नहीं होगा। मैंने कहा ना, मुझे अभी इसी वक्त तुम चाहिए और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, सो डोंट ट्राई टू स्टॉप मी। ये कहने के साथ ही अंश ने हीर के नाजुक सी गर्दन पर हल्का सा बाइट किया, जिससे हीर के मुंह से एक मदहोशी भरी आह निकली और उसने अंश की शर्ट को कसकर अपनी मुट्ठियों में भर लिया। अंश अब बड़ी ही पैशनेट होकर हीर को चूमे जा रहा था। उसने अपने एक हाथ से हीर की साड़ी के पल्लू को उतार कर नीचे कर दिया और धीरे धीरे किस करते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगा। हीर जितना अंश को दूर करने की कोशिश कर रही थी, अंश उतना ही ज्यादा पागलपन के साथ हीर को चूमे ही जा रहा था। हीर का बार बार रोकना अंश को और भी ज्यादा एक्साइटेड कर रहा था। अंश के ऐसे किस करने से अब तो हीर भी मदहोश होने लगी थी। अंश उसे ऐसे ही चूमते हुए गाड़ी की सीट पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आते हुए उसकी टमी पर अपने होंठ रख दिए और उसे बड़ी ही पैशन के साथ चूमने लगा। वो उसे किस करने के साथ लव बाइट के निशान भी दे रहा था, जिससे हीर के मुंह से और भी ज्यादा मदहोशी भरी आवाज आने लगी, जो अंश को पागल बना रहे थे। कुछ ही देर में अंश अपनी शर्ट के बटन ओपन कर उसे साइड में फेंका और झटके के साथ हीर की साड़ी हीर की बॉडी से अलग कर दिया। हीर ब्लाउज और शेपर्स में अंश के सामने थी और भीगे हुए कपड़ों में उसका फिगर बहुत ही ज्यादा हॉट लग रहा था। उसकी बॉडी का एक एक कर्व अंश को पागल बना रहा था। वो अपने हाथ से उसकी मखमली बॉडी को सहला रहा था। हीर की स्किन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट थी, इतनी सॉफ्ट कि अंश के हल्का सा रब करने से ही वो जगह पूरी लाल हो जाती थी, पर हीर की सॉफ्टनेस अंश के मन में हीर को पाने की डिजायर और भी ज्यादा बढ़ा देती थी। हीर ने भी कसकर अंश के कंधों को पकड़ लिया, जिस वजह से हीर के लंबे नाखून अंश के कंधे में गड़े जा रहे थे। अब डिजायर सिर्फ अंश के मन में नहीं, बल्कि हीर के मन में भी थी। अब वो भूल चुकी थी कि इस वक्त वो अपने बेडरूम में नहीं बल्कि गाड़ी की पिछली सीट पर है, क्योंकि अंश ने अपनी हर हरकत से हीर के दिल के सारे अरमान जो जगा दिए थे। कुछ ही देर में वो दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में खो गए। बाहर बारिश हो रही थी, तो अंदर हीर और अंश एक दूसरे को अपने प्यार की बारिश में भिगो रहे थे। इस वक्त काफी रात हो चुकी थी और वो एरिया शहर से थोड़ा बाहर की तरफ था। इस वजह से वहां पर ना के बराबर ही गाड़ियां आ जा रही थी। आखिरकार जब दोनों ही पूरी तरह से सेटिस्फाइड हुए तो थककर एक दूसरे की बाहों में ही सो गए। सुबह का वक्त
पूरी रात पानी बरसने के बाद आखिरकार बादल छटने लगे और सूरज की सुनहरी किरणें चारों तरफ अपनी रोशनी बिखरने लगी। हीर अंश के ऊपर ही उसके सीने से लगे सो रही थी। अंश ने भी अपनी बाहें हीर की कमर में डाले हुए उसे खुद से बिल्कुल ही चिपकाए हुआ था। तभी गाड़ी की डैशबोर्ड पर रखा हुआ अंश का फोन रिंग करने लगा और उसके कुछ ही देर बाद हीर के पास में रखा फोन भी रिंग करने लगा। अंश कुछ ज्यादा ही गहरी नींद में था, इसलिए उसे अपने फोन की रिंग सुनाई नहीं दी, लेकिन हीर की नींद खुल गई। उसने कसमसा कर अपनी आंखें खोली और जैसे ही सर उठाकर देखा तो अंश को अपने पास देखकर वो धीरे से मुस्कुराई, लेकिन तभी उसे याद आया कि वो अपने रूम में नहीं है। उसने जल्दी से अपने आसपास नजर डाली तो उसे कल रात की बात याद आई। उसने घबराते हुए कहा, हे भगवान, क्या कल पूरी रात हम लोग गाड़ी में ही थे? मेरा अयांश तो रो रो कर परेशान हो गया होगा। हीर ने अंश को उठाने की कोशिश की। अंश उठो, जल्दी उठो, हम पूरी रात यही थे। अयांश घर पर परेशान हो रहा होगा, प्लीज उठ जाओ। अंश, जिसका उठने का अभी कोई मूड नहीं था, उसने वापस हीर को अपने सीने से लगाकर कसकर अपनी बाहों में भरते हुए कहा, हीर सो जाओ यार, क्यों परेशान कर रही हो? हीर ने थोड़ा गुस्से से कहा, छोड़ो मुझे, हम पूरी रात गाड़ी में ही थे। अयांश के बारे में सोचो, वो कैसे रहा होगा मेरे बिना। अंश ने धीरे से अपनी आंखें खोली और तब उसे भी याद आया कि वो लोग पूरी रात गाड़ी में ही रोमांस करते हुए ही सोए हैं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई परेशानी वाले कोई भाव नजर नहीं आ रहे थे। उसने बहुत ही नॉर्मली कहा, तो क्या हुआ? अयांश को माँ ने संभाल लिया होगा। तुम चिंता मत करो। हीर ने थोड़ा नाराजगी से कहा, कैसे चिंता ना करूं? माँ हूं उसकी, वो इतना बड़ा नहीं हुआ है कि पूरी रात मेरे बिना रह सके। अब उठ जाओ। हीर भी अभी उठने ही वाली थी, तभी अंश की नजर एक जगह जाकर ठहर गई। हीर ने जब अंश की नजरों का पीछा किया तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो वापस अंश के सीने से लग गई और बोली, अंश, मेरे कपड़े जरा पास करो। हीर ने अभी तक कपड़े पहने हुए नहीं थे, दोनों ही अभी तक पूरी तरह से न्यूड थे। अंश ने जरूर अपनी पैंट पहनी हुई थी और अंश ने अपना कोट हीर के ऊपर डाला हुआ था ताकि हीर को ठंड ना लगे। अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, हीर, मैं सोच रहा था कि क्यों ना मॉर्निंग रोमांस भी हो जाए। हीर ने थोड़ा गुस्से से कहा, सोचना भी मत, पता नहीं कल तुम्हें क्या हो गया था, तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। प्लीज जल्दी से मेरे कपड़ों का इंतजाम करो ना, मैं कब तक ऐसे बैठी रहूंगी। अंश ने अपनी शर्ट जो वहीं नीचे गिरी हुई थी और उसने एक हाथ से उसे उठाकर हीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो तब तक तुम इसे पहन लो, कपड़े आने में थोड़ा वक्त लगेगा। अंश ने संभलकर हीर को सीट पर बैठाया। हीर ने खुद को पहले ही कोट से अच्छी तरह से कवर किया हुआ था और शर्ट को पकड़कर उसे अपने सीने को ढकते हुए कहा, अब तुम बाहर जाओ। अंश ने भी अच्छे से सीट पर बैठते हुए कहा, क्यों, मेरे सामने नहीं पहन सकती हो? हीर ने शर्माते हुए कहा, प्लीज अंश, जाओ ना। हीर को इस तरह से शर्माते देखकर अंश मुस्कुराए बिना ना रहा। उसने हीर की गाल पर पिंच करते हुए कहा, ठीक है, जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। अंश ऐसे ही शर्टलेस गाड़ी से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने एक अंगड़ाई ली। अंगड़ाई लेने से अंश के मस्कुलर बैक काफी ज्यादा हॉट नजर आ रही थी। उसकी बैक पर बना हुआ ईगल टैटू और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। अंश के फेस पर इस वक्त एक सेटिस्फैक्शन वाला सुकून नजर आ रहा था। वही हीर ने गाड़ी के अंदर जल्दी से शर्ट को पहन लिया। फिर विंडो ग्लास नीचे कर अंश की तरफ देखते हुए कहा, अंश, तुमने कपड़े मंगवा लिए क्या? क्योंकि मेरी साड़ी तो अब पहनने लायक नहीं रही है। अंश ने पलटकर हीर की तरफ देखा और वापस अपने कदम गाड़ी की तरह बढ़ा दिए। हीर को लगा कि अंश वापस किसी इरादे से उसके पास आ रहा है, तो उसने कहा, दोबारा ऐसा कुछ सोचना मत, वरना मैं तुम पर बहुत गुस्सा। पर उससे पहले कि हीर आगे अपनी बात कहती, अंश ने फ्रंट साइड का डोर ओपन किया और डैशबोर्ड पर से अपना फोन उठाते हुए कहा, कुछ भी सोचती रहती हो? मुझे नहीं पता था तुम्हारे दिमाग में ऐसे ही ख्याल चलते हैं क्या? अंश की बात सुनकर हीर का मुंह छोटा सा हो गया। उसने मन ही मन कहा, हरकतें खुद की ऐसी है और मुझे कह रहे हैं कि मेरे दिमाग में ऐसी वैसी बातें चलती है। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 270। कहानी अब तक। हीर ने विंडो ग्लास नीचे कर अंश की तरफ देखते हुए कहा, अंश, तुमने कपड़े मंगवा लिए क्या? क्योंकि मेरी साड़ी तो अब पहनने लायक नहीं रही है। अंश ने पलटकर हीर की तरफ देखा और वापस अपने कदम गाड़ी की तरह बढ़ा दिए। हीर को लगा कि अंश वापस किसी इरादे से उसके पास आ रहा है, तो उसने कहा, दोबारा ऐसा कुछ सोचना मत, वरना मैं तुम पर बहुत गुस्सा। पर उससे पहले कि हीर आगे अपनी बात कहती, अंश ने फ्रंट साइड का डोर ओपन किया और डैशबोर्ड पर से अपना फोन उठाते हुए कहा, कुछ भी सोचती रहती हो? मुझे नहीं पता था तुम्हारे दिमाग में ऐसे ही ख्याल चलते हैं क्या? अंश की बात सुनकर हीर का मुंह छोटा सा हो गया।
उसने मन ही मन कहा, हरकतें खुद की ऐसी है और मुझे कह रहे हैं कि मेरे दिमाग में ऐसी वैसी बातें चलती है। उद्धरण चिन्ह। अब आगे 2 रिंग के बाद ही सामने से फोन उठा लिया गया। दरअसल अंश ने अपने असिस्टेंट को कॉल किया था। कौन है जो इतनी सुबह सुबह मेरी नींद हराम कर रहा है? अंश ने अपनी सर्द आवाज में कहा, तेरा बॉस। अंश की आवाज सुनकर सामने से उसका असिस्टेंट हड़बड़ाकर बेड पर उठ बैठा और हकलाते हुए बोला, बॉस आप इतनी सुबह सुबह, क्या हुआ, कुछ काम था क्या? तो अंश ने कहा, तुझे एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, जल्दी से वहां पर कुछ कपड़े लेकर पहुंच। एक जेंट्स और एक लेडीज। सामने से असिस्टेंट ने कहा, कपड़े सर, आप इतनी सुबह सुबह कपड़े क्यों मंगवा रहे हैं और अभी कौन सा मॉल खुला होगा? तो अंश ने कहा, नहीं खुला होगा तो खुलवा कर लेकर आओ, पर 10 मिनट का वक्त है तुम्हारे पास। अब 10 मिनट में तुम इस एड्रेस पर पहुंच जाओ। तुम्हें एड्रेस सेंड कर दिया है और कपड़ों का साइज भी। असिस्टेंट ने पहले उस एड्रेस वाले नोटिफिकेशन को ओपन करके देखा और हैरानी से कहा, 45 मिनट का रास्ता 10 मिनट में कैसे पार करूंगा? उसने जल्दी से अंश से कहा, पर सर मुझे इस एड्रेस पर पहुंचने में तो 45 मिनट से ज़्यादा लग जाता है। आप खुद सोचिए मैं 10 मिनट में कैसे आऊँगा? मैं तो अभी बेड पर ही हूँ। तो अंश ने कहा, अगर तुम 10 मिनट में यहाँ नहीं पहुँचे तो दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और अपनी जॉब तो भूल ही जाओ। अंश ने बिना सामने वाले की बात सुने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और वापस फोन को ड्राइविंग सीट पर पटककर गाड़ी का डोर बंद किया। वहीं हीर हैरानी से उसकी बातें सुन रही थी कि अंश कितना ज्यादा डोमिनेटिंग है और अपने एम्प्लॉय से किस तरह से बात करता है। अंश के पास अभी 10 मिनट का वक्त था तो वो सड़क पर ही खड़े होकर वर्कआउट करने लगा। आसपास कॉलेज के लिए जाती हुई लड़कियां अंश को देखकर आहें भरने लगी और वहीं कुछ लोग तो अजीब नजरों से अंश को देख रहे थे। लड़कियां तो अंश की वीडियो बना रही थी। हीर ने जब ये देखा तो उसे इतना गुस्सा आया कि अभी बाहर निकलकर वो लड़कियों की हाथों से उनका फोन छीने और सड़क पर फेंक कर तोड़ दे। वो मुंह बनाते हुए बोली, कैसे मेरे हस्बैंड को इस तरह से देख रही है और उन्हें क्या जरूरत है उनके सामने अपनी बॉडी शो करने की? पर अंश को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वैसे भी अंश हीर के सिवा किसी की परवाह करता भी नहीं था। लेकिन अंश जिस तरह से वर्कआउट कर रहा था तो उसकी बॉडी की हर मसल्स जिस तरह से शो हो रही थी, उसे देखकर लड़कियां तो उस पर फ्लैट हुए जा रही थी। कुछ लड़कियां अंश की फोटो ले रही थी तो कुछ दूरी से ही सेल्फी लेने में बिजी थी। वो तो ये भूल ही गई कि उन्हें कॉलेज भी जाना है और अंदर गाड़ी में बैठी हुई हीर का तो दिल जल रहा था। उसे अंश पर भी गुस्सा आ रहा था। करीब 10 मिनट बाद ही वहां एक और गाड़ी आकर रुकी और गाड़ी की साइड का डोर ओपन कर एक आदमी भागते हुए अंश के पास आया और बैग उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, सर ये लीजिए, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। अंश ने उस बैग को देखते हुए कहा, कपड़े बिल्कुल सही साइज के लेकर आए हो ना, कहीं जल्दबाजी में कुछ भी तो नहीं उठा लिया है? तो असिस्टेंट ने हाँफते हुए कहा, सर आप चिंता मत कीजिए, जैसा आपने कहा था वैसा ही है। लाइए इसे मैं गाड़ी की बैक सीट पर रख देता हूँ। असिस्टेंट जैसे ही गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा, अंश ने उसकी बाह पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, जितना काम कहा जाए उतना ही काम किया करो, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर अंश ने उसके हाथ से पैकेट छीना और कहा, चलते बनो अब यहाँ से। असिस्टेंट को बड़ा अजीब लगा। वो तो उल्टा अंश की हेल्प करने वाला था, पर अंश इतना भड़क क्यों रहा है? ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। उसने अपने कंधे उचकाते हुए मन ही मन कहा, खैर मुझे क्या, मेरा जो काम था वो तो मैंने पूरा कर दिया ना। फिर वो जाकर अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। अंश ने एक बैग ले जाकर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी हुई हीर को पकड़ा दिया और कहा, जल्दी से चेंज कर लो, फिर हम लोग घर के लिए निकलते हैं। हीर ने तसल्ली भरी सांस लेते हुए कहा, शुक्र है, अब कम से कम मैं जल्द से जल्द अपने अयांश के पास तो पहुंच पाऊंगी। हीर को सबसे ज्यादा चिंता अयांश की हो रही थी, क्योंकि ये पहली बार था जब अयांश इतनी ज्यादा देर के लिए उससे दूर था। कुछ ही देर में हीर ने कपड़े चेंज कर लिए। अंश ने भी गाड़ी की साइड में जाकर अपने कपड़े चेंज किया और हीर की साइड वाला विंडो नॉक करते हुए उसे बाहर आने का इशारा किया। हीर गाड़ी का डोर ओपन कर बाहर आए और आकर फ्रंट सीट पर बैठ गई। अंश भी ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, सुनो, रात को मैंने मॉम को मैसेज किया था कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए हमने वही होटल में ही स्टे किया है और तुम भी यही बात बोलना। हीर ने पूछा, तुमने ये कब बोला? तो अंश ने कहा, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव के बाद मेरा इरादा होटल में स्टे करना का ही था, न कि घर जाने का। हीर ने अंश के कंधे पर टैप करते हुए कहा, तुमने पहले से ही प्लान किया हुआ था? तो अंश ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, नहीं स्वीट हार्ट, मैंने ये प्लान नहीं किया था कि हम गाड़ी में रोमांस करेंगे। अब ये तो ऊपर वाले की प्लानिंग थी हम दोनों के लिए, इसलिए तो कल का माहौल इतना ज्यादा रोमांटिक बना दिया।
ये कहकर अंश ने हीर को देखते हुए अपनी आई विंक की, तो हीर ने शर्माते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। लेकिन जब उसे कल रात की बात याद आई तो उसका चेहरा शर्म से लाल होने लगा था, क्योंकि कल अंश ही नहीं हीर भी पूरी तरह से रोमांटिक हो रही थी। कुछ ही देर में वो लोग वहां से निकल गए। खुराना मैंशन। हीर और अंश जब मैंशन में आए उस वक्त हीर ने देखा कि गार्डन एरिया में शिवांश अयांश को उठाए हुए उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था और अयांश रोए जा रहा था। ये देखकर हीर जल्दी से गार्डन एरिया की तरफ भागी और उसने अयांश को अपनी गोद में लेते हुए कहा, क्या हुआ? मेरा बाबू क्यों रो रहा है? मम्मा को याद कर रहे थे। मम्मा आ गई। हीर की गोद में आते ही अयांश एकदम से चुप हो गया। वो वाकई में अपनी मम्मा को याद कर रहा था। शिवांश ने कहा, अरे वाह, तब से चाचू तुम्हें घुमा रहे हैं तो चुप नहीं होना था, और अब मम्मा के आते ही चुप भी हो गए छोटे नवाब। देख रहा हूँ तुम बहुत शैतान होते जा रहे हो। अयांश अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा था वैसे ही वो घुमक्कड़ भी होता जा रहा था। उसे हमेशा ये रहता था कि कोई ना कोई उसे गोद में लेकर बाहर घुमाए, और वो बाहर आने ले लिए ही रो रहा था। शिवांश कुछ देर पहले ही बाहर आया था, पर उससे पहले ही हीर ने अयांश को देख लिया। हीर ने पूछा, भाई ये ज्यादा देर से तो नहीं रो रहा है ना? शिवांश ने हंसते हुए कहा, नहीं हीर, कुछ देर पहले ही रोना शुरू किया है इसने, तभी तो बाहर लेकर आया इसे। हीर ने स्माइल करते हुए कहा, ठीक है भाई, मैं इसे अंदर ले जाती हूँ। हीर अयांश को अपने सीने से लगाए अंदर ले गई। अंश ने हीर को जाते हुए देखा और फिर शिवांश के पास आते हुए कहा, देख रहा हूँ बच्चों को संभालने की अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है तू। वैसे अच्छा ही है, कुछ महीने बाद तेरे काम आएगा। शिवांश ने कहा, यार बच्चों को संभालना कितना मुश्किल होता है, मैं तो कुछ मिनट में ही परेशान हो जाता हूँ, और अयांश का रोना तो मुझसे देखा भी नहीं जाता। अंश ने कहा, अरे ये बच्चे बहुत चालाक होते हैं, वो रो कर ही तो ये हमारा दिल पिघलाते हैं कि हम उनकी सारी बातें माने, बट डोंट वरी, धीरे धीरे तुम्हें इन सब की आदत पड़ जाएगी। तभी शिवांश ने कहा, वैसे एक बात बता, तू तो लॉन्ग ड्राइव के बाद घर आने वाला था ना, कहाँ रह गया था और हीर को क्या हुआ था? हीर तो होटल में सही थी, और तुम दोनों जब होटल से बाहर निकले तब भी बिल्कुल ठीक थी, और तुमने मॉम को कहा कि हीर की तबीयत खराब है, जबकि हीर तो बिल्कुल ठीक थी। आखिर ये चल क्या रहा था? शिवांश की बात सुनकर अंश ने अपने हाथ बांधते हुए मीनिंगफुल स्माइल के साथ शिवांश को देखा। शिवांश ने उसका मतलब समझते हुए कहा, ओह, तो इसका मतलब कि तुमने झूठ बोला, पर तुम थे कहाँ पर? अंश ने कहा, रोड पर, गाड़ी के अंदर। ये सुनकर शिवांश ने हैरानी के साथ कहा, अंश आई डोंट बिलीव इट, तुम ऐसा कुछ करोगे? तो अंश ने कहा, क्यों, कुछ नया है क्या? अब मेरा मुंह मत खुला, तू क्या क्या करता फिरता है, मुझे सब पता है। बेचारी शिवी को बहुत परेशान किया हुआ है ना तूने? शिवांश ने कहा, मैं अपनी बीवी को बिल्कुल परेशान नहीं करता। सच में? ये कहकर शिवांश अपनी नज़र चुराने लगा, तो अंश ने उसके पेट में पंच मारते हुए कहा, का तू मेरा ही जुड़वा भाई है, मुझसे कम कैसे हो सकता है? फिर शिवांश के कंधे पर अपनी कोहनी टिकाते हुए कहा, वैसे इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बच्चे होने के बाद वक्त कम ही मिल पाता है कि हम अपनी बीवी को जी भरकर प्यार कर सके, क्योंकि हमारी बीवी पर तो हमारे बच्चे का हक हो जाता है ना। हमारे बच्चे की मर्जी होगी तभी ना वो मेरी बीवी को मेरे पास आने देगा, इसीलिए मैंने भी अपने लिए कुछ पल चुरा लिए, और आगे तुझे भी ऐसा ही करना होगा। और सही बताऊं, इन चुराए हुए पलों में किया हुआ रोमांस और उस एहसास को तुम कभी भूल नहीं सकते। ये कहते हुए वो वहां से चला गया। शिवांश ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, बात तो तुम सही कह रहे हो। तभी शिवांश को याद आया कि उसे शिवी को आज हॉस्पिटल लेकर जाना है। उसने खुद से कहा, ओह गॉड, शिवी वेट कर रही होगी।